बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग पब्लिक में आपको खुश आमदीद कहूँगी। मैं हूँ अर्मिला हसन। उम्मीद करते हैं आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। लाहौर वाले, इस्लामाबाद वाले, कराची में आई एम नॉट श्योर बारिश को एंजॉय कर रहे होंगे कि नहीं, क्योंकि लाहौर के अंदर जी कल रात से बारिश हो रही है। इनफैक्ट आज सुबह भी हल्की हल्की फुहार थी, लेकिन फॉर्चुनेटली रोड्स के ऊपर हमें उस तरह से पानी नहीं मिला, जो इतनी तेज़ बारिश की शिद्दत थी भी नहीं। लेकिन आई होप एवरीवन इज़ सेफ़ और इस अच्छे मौसम को, और चूँकि मौसम बदल गया है, नॉर्मली बारिशों के बाद हब्स था, लेकिन कल हवा भी चल रही थी, बारिश भी हो रही थी और एक खुनकी का एहसास जो होता है वो भी अच्छा खासा था। अच्छा जी, लेकिन दूसरी जानिब इस बारिशों का एक वर्स्ट इम्पैक्ट भी है, और जहां पर हम सैलाबी सूरत हाल की मुल्क भर में बात करें, भारत की जानिब से जी पानी छोड़ने के बाद पाकिस्तान के जो मुख्तलिफ दरिया हैं उनमें सैलाबी सूरत हाल शिद्दत इख्तियार कर गई है, जिसके बायस कई इलाकों में जहां हम बात करें तबाही का खदशा बढ़ गया है। दरियाए सतलुज हो, चनाब हो, रावी हो, सिंध समेत मुख्तलिफ मकामात पर जो पानी की सतह है वो ख़तरनाक हद तक बुलंद हो चुकी है। गंडा सिंह वाला का मैंने कल भी जिक्र किया था, बहावलपुर का जिक्र किया था, बहावल नगर, बूरे वाला और दीगर नशेबी इलाके जो हैं वो ज़ेरे आब आ चुके हैं, जहां सबसे जो वर्स्ट चीज़ है वो है ज़रई ज़मीन और ज़रई अराज़ी और मकानात, इन सबको शदीद नुकसान पहुंचा है। सैलाब के पेश नज़र जी रिलीफ ऑपरेशन जारी है, मुतासरा अफराद को महफूज मकामात पर भी मुंतकिल किया जा रहा है। जो फ्लड फोकास्टिंग डिवीज़न है और मकामी इंतज़ामिया है उन्होंने भी हाई अलर्ट कर दिया है, और दीगर जो फोरम्स हैं या प्लेटफॉर्म्स हैं उनका भी इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसमें मसाजिद में ऐलानात हों या दीगर तौर पर लोगों को हिदायत दी जा रही है नकल मकानी को लेकर। लेकिन आज हमने इसके साथ साथ एक और टॉपिक पर बात करनी है, और वो जी बड़ा अलार्मिंग भी है, और उस पर पहले भी हमने जिक्र किया था, लेकिन सोशल मीडिया के ऊपर एक फुटेज आई और उसने बहुत सारी चीज़ों को क्लियर भी किया। वादिया नीलम हो, आज़ाद कश्मीर, जहां अपनी दिलकश सरसब्ज पहाड़ी और घने जंगलात के बायस जी बरसों से जो सियाहों के इंटरेस्ट का बायस बना रहता है, अब वहाँ पे सूरत हाल क्या है। एक गैर मामूली जो कह लें हालिया दिनों में वाक़या पेश आया, और ये वाक़या क्या था, इसमें शदीद बारिशों और तुग़यानी के बाद जो दरियाए नीलम है उसके बहाव के साथ एक ऐसा इंकशाफ हुआ जिसने बहुत सारी, जैसे मैंने कहा कि चीज़ों को वाज़े किया और एक अलार्मिंग सूरत हाल को भी मेंशन किया। वो ये कि हज़ारों कटे हुए जो दरख्त हैं वो इस पानी के बहाव के साथ हमें नज़र आए। अच्छा जी, जिनका कानूनी या गैर कानूनी तौर पर काटे जाना ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। सैलाबी रेले के साथ ये जो कटे हुए दरख्त हैं जी, ये नौसेरी डैम तक पहुँचे, और इसके जो मनाजिर सोशल मीडिया के ऊपर आए तो लोगों ने इस पर सवालात उठाए कि इतनी बड़ी तादाद में कटे दरख्तों का इस पानी के बहाव के साथ आना, और अगर दरख्त काटने पर पाबंदी है तो ये कीमती लकड़ियाँ कहाँ से आईं? क्या ये सिर्फ एक कुदरती हादसा कह लें, या हम क्लाइमेट चेंज के हवाले से बार बार बात कर रहे हैं? लेकिन इसमें जो ह्यूमन इंटरवेंशन है वो भी बड़ी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, कि ये जो मुदाखलत हो रही है जिस पे बहुत सारे एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि हर चीज़ आप क्लाइमेट चेंज पर नहीं डाल सकते, आपकी अपनी इंसानी गफलत भी बहुत सारी चीज़ें हैं। और इनफैक्ट हमारी जब भी माहिर माहौलियात से बात होती है वो यही कहते हैं कि जी लैंडस्लाइडिंग या रेलों का जो बहाव है जो पहाड़ों से नीचे आता है, दरख्तों की कटाई हो, दरख्तों की मौजूदगी ना होना, उससे ये ज़्यादा तबाही का बाइस बनता है, क्योंकि दरख्त एक नेचुरल तरीका है उस बहाव को कम करने का, उसको रोकने का। मरियम शबीर हमारे साथ मौजूद है, माहिर माहौलियात हैं, उनसे ज़रा हम डिटेल में इस हवाले से बात करते हैं। थैंक यू वेरी मच मरियम, बहुत शुक्रिया कि आपने अर्ली इन द मॉर्निंग हमें ज्वाइन किया। मरियम, ये जो फुटेजेस आई हैं ये भी बड़ी अलार्मिंग है, क्योंकि हम इन इलाकों में जहाँ पे हमने सैलाब की तबाहियों का जिक्र किया है, आप जैसे बहुत सारे एक्सपर्ट्स ये बार हाँ कह रहे हैं कि ये सिर्फ क्लाइमेट चेंज तो एक फैक्टर है ही, लेकिन इसके साथ ये जो फैक्टर है कटे दरख्तों का आना इस बहाव के साथ, इज़ इट अलार्मिंग? जी अर्मिला, देखें जो क्लाइमेट चेंज का फिनोमेना है वो कुदरती तो 1800 सदी जो थी उससे पहले था।
1800 से लेके अब तक जो है वो फॉसिल फ्यूल का जब से इस्तेमाल हुआ, उसके बाद इंसान ही इंसान है 1800 से लेके अब तक जो क्लाइमेट में चेंजेस हो रहे हैं। और ये जो डिफॉरेस्टेशन की खासतौर पे आप बात कर रही हैं, ये एक काफ़ी मेजर इशू है पाकिस्तान में क्लाइमेट चेंज का। लोग क्योंकि क्लाइमेट चेंज के देखिए एक इंटरनेशनल लेवल पे जो मिशंस होती हैं उसकी वजह से आपका क्लाइमेट का इम्पैक्ट होता है, और एक रीजनल लेवल पे जो इक़दामात होते हैं उसकी वजह से होते हैं, और एक लोकल लेवल पे जो आपके जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं उसकी वजह से आपका क्लाइमेट पे इम्पैक्ट आ रहा होता है, उसको माइक्रो क्लाइमेट कहते हैं। आप पाकिस्तान की पर्टिकुलरली आप डिफॉरेस्टेशन की बात करिए, ये हर कहीं आप देखें कि इशू है। आप पोठोहार के इलाके में देखें, जहाँ से मैं बिलोंग करती हूँ, वहाँ पे हमारा टिम्बर माफिया काफ़ी एक्टिव होता है और लकड़ियाँ काटता रहता है। आप नॉर्दर्न एरियाज़ की तरफ चले जाएँ, वहाँ पे भी आपको यही नज़र आता है। इवन मार्कला हिल्स पे भी होती हैं, लेकिन उस रेट से नहीं होती हैं जिस रेट से जो है वो आपको बाकी इलाकों में नज़र आती हैं, क्योंकि यहाँ पे एक्टिविज़्म आपको इस्लामाबाद लेवल पे नज़र आता है, सिविल सोसाइटी काफ़ी बोलती है, मीडिया काफ़ी हाईलाइट करने लगता है, तो यहाँ पर वो नहीं कर सकते। लेकिन इन्हीं मार्कला हिल्स की दूसरी तरफ आप चले जाएँ तो वो डिफॉरेस्टेशन पहाड़ों को काट के इस तरह की जाती है कि आपके जो स्टोन क्रशिंग यूनिट्स हैं वो हम्म। कई सालों से लगे हुए हैं, और आपके जो पार्टिकुलेट मैटर है, जो एयर क्वालिटी उसने ख़राब की हुई है, वो काफ़ी ज़्यादा इशू है। अब ये जो टिम्बर माफिया है, ये जो है वो गिलगित की अगर मैं एक मिसाल दूँ, तो उसमें एक जर्नलिस्ट मुझे बता रहे थे कि वहाँ पर 10 सालों से कुछ इलाकों में टिम्बर माफिया ने लकड़ी काट के रखी हुई है और उन्हें ट्रांसपोर्ट नहीं की है। और अभी रिसेंटली हुआ ये है कि फेडरल गवर्नमेंट से जो सीएम गिलगित बल्तिस्तान हैं, उन्होंने बाकायदा एक प्रोजेक्ट अप्रूव करवाया है कि बहुत जो है वो दियामर के इलाके में एफॉरेस्टेशन बहुत हो गई है, जंगलात काफ़ी उग गए हैं, तो हमें उनको काटना है। होता ये है कि एक पर्टिकुलर इलाके में अगर आपके जंगलात ज़्यादा हो जाएँ, तो कुछ पोर्शन आप उनको काट सकते हैं ताकि नेचर में आपका बैलेंस रहे। लेकिन अब वो जो परमिशन ली गई, वो 1990 में जो रिसर्च स्टडी की गई थी एस्टिमेट करके, वो उस स्टडी की बेस पे की गई है। लेटेस्ट स्टडी करवाई ही नहीं गई कि लेटेस्ट क्या इस वक्त जो है वो ट्रेंड्स चल रहे हैं। तो कुछ जो आपके गवर्नेंस के चैलेंजेस हैं, जो वायलेशन ऑफ लॉज आपके होते हैं, वो कुछ तो इदारों से बच के होते मतलब हैं, सॉरी लेकिन कुछ मरियम, मैं आपको इदारे इसको इनेबल इंटरप्ट करते कर रही हैं। हूँ। ये 1980 में जो रिसर्च कंडक्ट की गई थी वो तब के नताइज थे, और उन नताइज को इम्प्लीमेंट करते हुए अब उस प्रोजेक्ट पे जंगलात की कटाई का कहा गया है। एम आई राइट? जी, बिल्कुल, 1990 में रिसर्च स्टडी करके बताया गया था कि जंगलात काफ़ी ज़्यादा दियामर के इलाके में हो गए हैं, तो कुछ जो है वो कवर उनका रिमूव किया जा सकता है। हम्म। तो उस स्टडी की बेस पे जो कि आप देखें कि 35 साल उस स्टडी को हो गए हैं, 35 साल के बाद जो है वो उस स्टडी को बेस बना के अप्रूवल लिया गया है कि दियामर में बहुत ज़्यादा जो है वो एफॉरेस्टेशन है, तो हमें काटने की ज़रूरत है, व्हिच इज़ रॉन्ग। आप या लेटेस्ट स्टडी अगर करवाएँ तो आपको पता चलेगा कि डिफॉरेस्टेशन जो टिम्बर माफिया है, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा आपकी ऑलरेडी लकड़ी काट दी हुई है। हम्म। और ये हमेशा से इनका यही वतीरा रहा है कि अभी तो सैलाब आए हैं तो बहुत प्रोमिनेंटली वीडियोस में नजर आ गया है कि किस तरह लॉग्स लकड़ियों के ये हम्म। ट्रांसपोर्ट करके लेके जा रहे हैं। कानून से बचने के लिए ये इनका यही तरीका है कि दरियाओं में लकड़ी फेंक देते हैं, और इनके बाकायदा जो एम्प्लॉयज जो लोग इसमें मुलविस होते हैं वो दूसरे एंड से कलेक्ट कर लेते होते हैं। ओके, ठीक है। तो मरियम, ये जो हम डिफॉरेस्टेशन की, ये जो टिम्बर माफिया का आपने जिक्र किया, पोठोहा का भी आपने जिक्र किया, ये जो विजुअल्स हैं, ये एक बहुत बड़ा नंबर है जो कटे हुए दरख्त हैं जो पानी के बहाव के साथ आते हैं। हम फिर कैसे क्लेम कर सकते हैं कि क्लाइमेट चेंज हमें डैमेज ना करे जब हम अपनी गवर्नेंस के मसाइल को नहीं हल कर पा रहे हैं? क्योंकि वही बात है कि अगर इतनी बड़ी तादाद में दरख्त कटे हैं तो सैलाबी रेले जो आ रहे हैं, पानी क्लाउड बर्स्ट से जो आ रहा है, फिर लैंडस्लाइडिंग जो हो रही है, उनका तो रास्ता जो ये दरख्त रोकते थे वो तो कट चुके हैं मोस्टली। जी, अमला आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। बेसिकली दरख्त जो होता है वो आपकी उसकी जो जड़ें ज़मीन के अंदर होती हैं, उसके काफ़ी सारे आपको फ़ायदे होते हैं। एक तो एकदम से सैलाब अगर आपका आता है तो उसकी स्पीड को कंट्रोल करता है, आपकी स्पीड जो है वो स्लो कर देता होता है, जिसकी वजह से आपको सैलाब का इम्पैक्ट कम देखने को मिलता है। इसी तरह जो जड़ें हैं वो आपका पानी एब्ज़ॉर्ब करती हैं, तो कुछ आपका ग्राउंड में चला जाता होता है, और लैंडस्लाइडिंग को भी रोकती हैं क्योंकि ज़मीन को उन्हें ग्रिप करके जड़ों ने रखा होता है। अब जब आप दरख्त रिमूव करेंगे तो ये सारे के सारे इम्पैक्ट आपके मल्टीफोल्ड
ओवरफ्लोड हो जाएंगे, यानी कि ना आपकी जो टॉप सॉइल है वो सेव रहेगी, वो आपके सैलाब के साथ बह जाएगी। इसके अलावा लकड़ियां कटी पड़ी होंगी, तो लॉग्स आपको जिस तरह के नजर आए हैं, जो पत्थर बड़े बड़े आपके सैलाबों में नजर आए हैं नॉर्दर्न एरियाज में, वो आपको उसी तरह से नजर आएंगे। और वो फिर इम्पैक्ट भी आपका उसी तरह से करेंगे कि उन पत्थरों के आगे आप देखें कि गाड़ियां एक सैंडविच की तरह उन पत्थरों के दरमियान में वीडियोस और इमेजेस में मैंने देखा था कि बन गई हुई हैं। तो इसके अलावा आप ये देखें कि जो सिर्फ दरख्त काटने से सिर्फ फ्लडिंग ये चीज़ें नहीं आती, आपका पूरा इकोसिस्टम आपका तबाह हो जाता है। देखें कि जो इंडिजिनस दरख्त होते हैं वो आपका एक दूसरी स्पीशीज को अट्रैक्ट करते हैं। मिसाल के ऊपर जुगनू, तितलियां, हनी बीज जो आपकी होती हैं, जो कि आपके पॉलिनेशन में बहुत हेल्पफुल होती हैं, जिनके हमें शायद फायदे इतने नजर नहीं आते हैं कि ये छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन इनका एक जो फूड वेब होता है, जो एक पूरा सर्कल होता है, इकोसिस्टम है, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट इन स्पीशीज के रोल होते हैं। आपके माइग्रेटरी बर्ड्स जो हैं वो दूसरे रीजन से जो है वो मुख्तलिफ मौसमों में आते हैं। अगर आपके दरख्त रेलिवेंट इंडिजिनस लगे होते हैं, आपके माइक्रो क्लाइमेट को रेगुलेट करते हैं, आपके हीट वेव्स को जो है वो एक तरह से रेगुलेट करते हैं और आपको कूल ऑफ का इम्पैक्ट आपको दरख्त देते हैं, तो उससे काफ़ी काफ़ी मल्टीफोल्ड किस्म के जो है वो पॉजिटिव इम्पैक्ट आपके दरख्त के होते हैं। और जैसे ही आप उसको काटते हैं तो आपके उसको अपोजिट साइड पे आप उसके डैमेजेस भी फिर उसी हिसाब से नज़र आते हैं। अच्छा, अब मरियम, हम अभी जो इस कटे हुए दरख्तों के पानी के बहाव के साथ आने से तो बात कर रहे हैं, लेकिन अभी जो इंडिया की जानिब से पाकिस्तान के दरियाओं में पानी छोड़ने का मामला है, आई गेस ये 24 घंटों में दूसरा सफारती राब्ता है जिस पे सिंतास मायदे कहते हैं, उन्होंने बताया जी कि हम पानी छोड़ेंगे। हर साल हम इस तरह के चैलेंज, क्योंकि अभी हमारे यहाँ बारिशें बहुत ज़्यादा हो रही हैं, फिर हमने क्लाउड बर्स्ट और ये सारे फिनोमिना भी देखे हैं, सैलाबी सूरत हाल हम सबके सामने है, चाहे बुनेर है, सवाबी है, हर जगह हमने इस तरह की सूरत हाल देखी है। ऐसे में वहाँ से भी पानी छोड़े जाना और फिर हमारे दरियाओं के अंदर, जिनका मैंने इंट्रो में भी जिक्र किया, उसमें पानी की सतह का बुलंद होना, हम इस चीज़ के ऊपर कोई पॉलिसी, कोई ऐसी चीज़, क्योंकि कल मेरी एक एक्सपर्ट से बात हो रही थी और वो कह रही थी कि हमें इन डेवलपमेंट इदारों को इसमें समहाउ इन्वॉल्व करना पड़ेगा, जिसमें उन्होंने वर्ल्ड बैंक का भी जिक्र किया कि इस तरह की चीज़ें जो हम फेस कर रहे हैं। जी देखिए, जो सिंतास मायदा था ये उसमें ब्रोकर आपका वर्ल्ड बैंक ही था। और जब इंडिया ने भी अनाउंस किया था कि हम इसको तोड़ रहे हैं, तो ये आपके एक इंटरनेशनल लेवल पे एग्रीमेंट था रीजनल लेवल का, तो वो इस तरह से उससे पीछे हट सकते नहीं थे। इसी वजह से उनको उसी सिंतास मायदे के तहत जब उनके यहाँ जब ज़्यादा पानी हो गया दरियाओं में, तो उनको अपने स्पिलवेज खोलने थे और उनको एज पर एग्रीमेंट उनको ये इन्फॉर्म करना था और उसी के अंडर उन्होंने इन्फॉर्म भी किया। बेसिकली उस एग्रीमेंट के अंडर भी उनके पास चॉइस नहीं है कि वो जो है वो अपने पास जो है वो स्पिलवेज बंद कर दें, क्योंकि वो बंद रखेंगे तो फिर उनके यहाँ सैलाब आएंगे, आए भी हुए हैं, मजीद इंटेंसिटी के साथ आएंगे। तो ये तो एक रीजनल डिप्लोमेसी एक ऐसी चीज़ है हमारी, खासतौर पर इंडिया के साथ, जो ऑफ एंड ऑन जो है वो कभी सही हो जाती है, कभी ख़राब हो जाती है सिंस 1947। तो उस पर डेफिनेटली आपको क्लाइमेट चेंज आपका एक रीजनल इशू है। आप देखें, आपको उनको भी इम्पैक्ट कर रहा है, हमें भी इम्पैक्ट कर रहा है। तो रिसोर्सेज और एनर्जीज हमें क्लाइमेट डिप्लोमेसी पर लगानी चाहिए। आपके सार्क जैसे प्लेटफॉर्म्स हैं, वहाँ पर इस इशू को डिस्कस करना चाहिए। इसके अलावा रीजनल लेवल पर स्मॉग को जो है वो टैकल करने के लिए भी सार्क जैसा ज़बरदस्त किस्म का प्लेटफॉर्म है। STPI के इदारा जो है उसके साथ मिलके मैंने एक रिसर्च रिपोर्ट इस पर एयर पोल्यूशन पर भी किया था, जिसमें इसी पे हमने डिस्कस किया था कि किस तरह से इदारे मिलके आपस में रीजनल डिप्लोमेसी पे काम कर सकते हैं। अब जहाँ तक सॉरी मैं शायद ऑफ ट्रैक थोड़ा सा चली गई। आपका दूसरा सवाल उर्मिला जो था कि किस तरह से, सॉरी आप सोल्यूशन शायद पूछना चाहती है, अगर आप रिपीट करें तो मैं यही जानना चाह रही हूँ मरियम, के जाहिर है कि हर साल आपने जैसे खुद भी कहा कि इस मुआहदे के तहत वो भी क्लाइमेट चेंज के रीजनल उस इम्पैक्ट का शिकार है, समहाउ हम भी हैं। तो इसमें आपस की जो डिप्लोमेसी है, आई बिलीव वो भी एक सोल्यूशन है, लेकिन एट द सेम टाइम पाकिस्तान जो कि ऑलरेडी इतनी क्रूशल सूरत हाल से है, गुजर रहा है सैलाबों की वजह से, तो ऐसे में वहाँ से भी पानी आना ये भी हमारे इस सारे इकोसिस्टम के बैलेंस को समहाउ डिस्टर्ब कर रहा है, जो कि ऑलरेडी बैलेंस्ड आउट है। जी जी अर्मिला, बिल्कुल ये इसको डिस्टर्ब कर रहा है मुझे। आप जो प्राइवेट सेक्टर एंगेजमेंट की बात कर रही थी, जब आप सवाल आपने दोहराया तो मुझे याद आ गया। बेसिकली अब
अच्छी बात है, सब स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लेना चाहिए, लेकिन मेरा इस पर पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि जैसे आप देखें कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज जो आपकी हर साल होती हैं, उसमें ये भी सजेस्ट किया गया था कि आप जो है ये जो कोको कोला या प्लास्टिक प्रोड्यूसर जो एमिटर हैं, ये प्राइवेट सेक्टर है, इनको इन्वॉल्व किया जाए। अब हुआ ये है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम एवरी ईयर उन्हें इतना मनी की वजह से, क्योंकि उनके पास पैसा होता है, वो हर पैनल पे पैसा इन्वेस्ट करते हैं, और वो इतना ज्यादा ओवरकम उन निगोसिएशंस में कि हमारा जो क्लाइमेट चेंज का अपना एजेंडा है वो पीछे उस तरह से सक्सेसफुल हम हो नहीं पाते हैं। तो मेरा ख्याल है कि अगर उनको इंगेज भी प्राइवेट सेक्टर को करना है कि वो इसकी बेहतरी के लिए काम करें, तो एक बैलेंस हमें रखना पड़ेगा। एक बैलेंस से आगे उन्हें अलाउ नहीं करना चाहिए कि वो एक लाइन क्रॉस नहीं कर सकते, क्योंकि जैसे इंटरनेशनल लेवल पे उन्हें ओवरकम बिल्कुल फंडिंग के थ्रू कर लिया है। इसी तरह अगर हम कंट्री लेवल पे उन्हें इंगेज करेंगे तो वो अपना एजेंडा आपका इतना स्ट्रांगली आगे रखेंगे, क्योंकि उनके पास फाइनेंस है। लेकिन प्राइवेट सेक्टर के पास कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंडर ये काइंड ऑफ लॉ आपका होता है, उनके अंदर बाकायदा फंड्स होते हैं एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल कि वो इन्वायरमेंट के लिए कोई ना कोई इकदाम करें। अब प्लास्टिक बॉटल की सिर्फ मैं बात करूं, मिसाल के तौर जो भी प्रोड्यूसर्स हैं पाकिस्तान में इदारे, उसमें आप ये देखें कि उनका एक अपना सिस्टम है प्लास्टिक को रिसाइकिल करने का, चाहे वो बच्चों को इन्वॉल्व करके वो कचरे से उठवा लेते हैं, लेकिन आपको कचरे में ज़्यादातर प्लास्टिक की बॉटल्स आपको नजर नहीं आएंगी, क्योंकि उनने ये सिस्टम अपना हॉकर्स के थ्रू इनफॉर्मल किस्म का ये रखा हुआ है, जो कलेक्ट करते हैं और उनके यूनिट्स तक ले जाते हैं और वो रिसाइकिल उसको कर लेते हैं। अब बात जहाँ तक बाकी प्राइवेट सेक्टर की जैसे प्लास्टिक बैग्स है इस तरह की आती है, ये इशू आपके ज्यादा जो है वो डोमिनेटिंग है पाकिस्तान में। प्राइवेट सेक्टर को वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम के लिए बड़ा अच्छा इन्वॉल्व किया जा सकता है। प्राइवेट जो इंटरप्राइजेस आपकी होती हैं, स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस, उसके अंडर जो है वो आप देखें कि वेस्ट इज मनी, वेस्ट इज गोल्ड, कुछ इलाकों में कहावतों में ये भी कहा जाता है। तो वेस्ट से एनर्जी आपकी जनरेट होती है, तो कलेक्शन, सेग्रीगेशन और उसको, क्योंकि आपके फ्लडिंग में भी आपको यही नजर आया कि हम पानी को स्टोर इसलिए भी करने से पहले ज़रूरी है वेस्ट मैनेजमेंट पे काम करना, क्योंकि आपका पानी बहुत गंदा है। अगर आप उसको कलेक्ट करके स्टोर भी करेंगे तो उसकी क्लीनिंग पे आपकी कॉस्ट इतनी आएगी कि इससे बेहतर है कि आप फिलहाल आपको ज़ाया ही होने देना है, क्योंकि आपके पास क्लीनिंग के मैकेनिज्म इतने एडवांस लेवल पे नहीं है। तो वेस्ट मैनेजमेंट के सेक्टर में इनको डेफिनेटली इन्वॉल्व किया जा सकता है, लेकिन बैलेंस रखने की जरूरत है, इनको ओवरकम नहीं करना चाहिए ज्यादा। अच्छा, इन द एंड क्विकली मरियम, आई वांट के अभी हमने एक सैटेलाइट इमेज भी सोशल मीडिया के ऊपर बड़ी गर्दिश करी थी, जिससे इंडिया और पाकिस्तान दोनों का एक बॉर्डर दिखाया जा रहा था, उसमें ग्रीनरी या फॉरेस्टेशन के हवाले से इंडियन साइड पे ज़्यादा नज़र आई और पाकिस्तान में इतनी ज़्यादा नज़र नहीं आई। मैं जानना चाहती हूँ कि जो हम क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट का दोनों रीजन्स में जिक्र कर रहे हैं, क्या इंडिया के अंदर भी इस तरह के मसाइल हैं, चूँकि वहाँ पर भी क्या डिफॉरेस्टेशन वाला मामला अपनी जगह पे मौजूद है? जी एब्सोल्युटली, आप देखें कि वो जो इमेज सर्कुलेट कर रहा है उसमें कुछ सहाफ़ियों ने उसकी वेरिफिकेशन नहीं की हुई कि ये सही नहीं है, कुछ ने कहा हुआ है कि वो सही है। लेकिन अगर दोनों कंट्रीज़ का आप कंपैरिजन करें तो हम दोनों मुल्क जो है वो कुछ मामलों में एक जैसे ही हैं, और जिसमें आपके डिफॉरेस्टेशन का इशू है वो मिलते जुलते ही हैं, वहाँ पर भी टिम्बर माफिया है। लेकिन आपके वहाँ पर जो नॉर्दर्न इलाके या केरला जो कुछ इलाके इस तरह के हैं, वहाँ पे उनकी वेजिटेशन कवर और फॉरेस्ट बहुत ह्यूज है रकबे के हिसाब से। तो इस वजह से अगर आप दो मुल्कों का जो रकबे के लिहाज से मुख्तलिफ है उनको कंपेयर करेंगे कि फॉरेस्टेशन उस पर कितनी है, तो दैट इज नॉट फेयर विद बोथ कंट्रीज। हाँ, वो डिफरेंस तो नजर आएगा समहाउ। थैंक यू वेरी मच मरियम, बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया। मरियम शबीर हमारे साथ मौजूद थी जी, माहिर माहौलियात। और अभी हम जिस कटे हुए दरख्तों की फुटेजेस से लेकर डिफॉरेस्टेशन और प्लास्टिक वेस्ट के हवाले से मरियम ने बड़े इंपॉर्टेंट इशूज़ को हाईलाइट भी किया और उनको एड्रेस करने के हवाले से सोल्यूशन भी दिया। आई होप कि चीज़ें हम इस पर बार बार डिस्कशन जो कर रहे हैं उसी तौर पे इनका कुछ रिजल्ट भी निकले। ब्रेक लेंगे जी, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक जी। ब्रेक के बाद वापस आ चुके हैं और अब हम बात करेंगे कुछ डेंगू के हवाले से। गुज़िश्ता कुछ दिनों से जी खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में डेंगू की सूरत हाल तेज़ी से बिगड़ी है। महकमा सेहत के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा में जी डेंगू के फ़ाल केसेस की तादाद 90 तक पहुँच चुकी है, जबकि मजमूई तौर पर जो मुतासरा अफराद है उनकी तादाद तकरीबन 400 है। पेशावर, चारसद्दा, दीगर अजला में नए केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। वहीं पंजाब में अगर बात की जाए तो ज़िला
रावलपिंडी है, मरी भी, वो भी डेंगू की लपेट में है, जहाँ पे हॉस्पिटल्स के अंदर मरीजों की एक बड़ी तादाद मौजूद है जिनका ट्रीटमेंट किया जा रहा है। बारिशों के बाद जी हम सब जानते हैं कि डेंगू मच्छर की अफजाइश में इजाफा हुआ है और इसकी बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न ये बारिशें ही समझी जाती हैं कि अगर बर वक्त भी इकदाम किए गए तो डेंगू केसेस में मज़ीद इजाफे को रोका जा सकता है। इस पर हम ज़रा अपने नुमाइंदे से उस्मान मुगल जो कि हमारे साथ मौजूद है उनसे हम बात कर लेते हैं, फिर डॉक्टर रूबिया उस्मान हमारे साथ मौजूद हैं इस्लामाबाद स्टूडियो से, उनसे भी हम इस हवाले से जानने की कोशिश करेंगे। उस्मान मुगल बहुत शुक्रिया, ज़रा हमें सूरत हाल से आगाह कीजिएगा, इस वक्त क्या सूरत हाल है जी डेंगू के केसेस की? जी बिल्कुल, रावलपिंडी में जो डेंगू वायरस है उसके ख़तरनाक वार का जो सिलसिला है वो इस वक्त भी जारी है और हालिया होने वाली जो बारिशें थी इसके बाद से एक एडवाइज़री जो है वो जारी की गई थी और गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान रावलपिंडी के अंदर जो है वो 11 डेंगू वायरस के जो केसेस हैं वो रिपोर्ट हुए हैं, जबकि मरी की अगर बात की जाए तो मरी के अंदर गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 2 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। इस तरह रावलपिंडी में जो डेंगू वायरस के मजमूई तौर पर जो केसेस की जो तादाद है वो 70 तक जो है वो पहुंच चुकी है, जबकि मरी में 64 तक ये तादाद जो है वो पहुंच चुकी है। इस वक्त भी रावलपिंडी के तीनों बड़े जो अलाइड हॉस्पिटल्स हैं जिनमें होली फैमिली हॉस्पिटल, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल और उसके साथ जो बेनज़ीर भुट्टो हॉस्पिटल है, यहाँ पर भी जो वार्ड्स जो कायम किए गए हैं उसमें मजमूई तौर पर 30 अफराद जो वो ज़ेर इलाज हैं, जबकि मरी के अंदर जो है वो इस वक्त 11 अफराद ज़ेर इलाज हैं। इस हवाले से खुसूसी तौर पर जो टीमें हैं वो तश्कील दी गई हैं। तकरीबन 1200 के करीब जो टीमें हैं वो इस वक्त रावलपिंडी के अंदर जो वो काम कर रही हैं और इसी तरह पौने 200 के करीब जो टीमें हैं वो मरी के अंदर भी इस वक्त काम कर रही हैं। ये टीमें तश्कील दी गई हैं क्योंकि ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से डेंगू वायरस के में जो इजाफा होता जा रहा है उसके बाद जो SOP बनाई गई थी उस SOP की खिलाफ वर्जी पर बड़े पैमाने पर जो वो क्रैकडाउन का फैसला किया गया था और तकरीबन जो 12 लाख से ज़ायद मकामात हैं उनका मुआयना किया गया और उसमें तकरीबन 56,399 मकामात ऐसे हैं जहाँ से ये डेंगू लार्वा जो है ये बरामद किया गया है और उस पर तकरीबन 2,957 मुकदमात जो है वो रावलपिंडी के अंदर और 68 मुकदमात जो है वो मरी के अंदर जो है वो दर्ज किए गए हैं। इसी तरह 1,251 जो मकामात हैं रावलपिंडी के अंदर उन्हें सील किया गया है, जबकि 265 मकामात हैं मरी में जिन्हें सील किया गया है और इसी तरह 3,000 के करीब चलान टिकट जो हैं वो अब तक इस SOP की खिलाफ वर्जी पर जो है वो जारी किए जा चुके हैं, जबकि 64,71,000 रुपये जुर्माना जो है वो रावलपिंडी के अंदर और 8,70,000 रुपये जुर्माना जो है वो मरी के अंदर जो है वो इस वक्त किया गया है। ये रावलपिंडी शहर के अंदर इस वक्त डेंगू SOP की खिलाफ वर्जी पर कार्रवाइयाँ भी जारी हैं। अस्पताल के अंदर अलग से जो वार्ड्स हैं वो कायम किए गए हैं और वहाँ पर जो महकमा सेहत रावलपिंडी की जो टीमें हैं वो वहाँ पर भी मौजूद हैं। इसकी बड़ी वजह महकमा सेहत रावलपिंडी की जानिब से ये बताई गई है कि जहाँ पर जो टायर शॉप्स हैं या कोई ऐसे होटल्स या रेस्टोरेंट्स हैं जिनकी छतों पर ये पानी जो है वो मौजूद है, ये इस डेंगू वायरस की एक बड़ी वजह बताई जा रही है और शहरियों के लिए ये हदायत दी गई हैं कि शहरी इस मौसम में जो है वो एहतियात ज़रूर करें क्योंकि ये ऐसा सीज़न है जिसमें डेंगू वायरस के जो वार हैं वो बढ़ने का ख़तरा होता है। डेंगू वायरस जो है वो इस मौसम में पीक पर होता है और इसलिए ये हदायत दी गई है कि शहरी जो है वो रात के औकात में जो तफरीही मकामात हैं वहाँ पर गैर ज़रूरी सफ़र करने से, वहाँ जाने से जो है वो गुरेज करें। फुल बाजू वाले जो कपड़े हैं उनका इस्तेमाल करें। रात के औकात में जो दरवाजे जो खिड़कियां हैं उन्हें मुकम्मल तौर पर बंद रखें। उस्मान, बहुत शुक्रिया आपका कि आप इस हवाले से हमें अपडेट कर रहे थे। उस्मान मुगल हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट हमें बता रहे थे डेंगू वायरस के जो केसेस रिपोर्ट हुए हैं और जो एडवाइजरी भी जारी की गई है। डॉक्टर रूबिया हमारे साथ मौजूद है। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर रूबिया, गुड मॉर्निंग, आई होप यू आर डूइंग वेल। डॉक्टर रूबिया, हम इस डेंगू का जहाँ पे जिक्र कर रहे हैं इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट ये है कि हम लोगों को हर बार हर साल इस हवाले से बताते भी हैं और जो बेसिक एहतियाती तदाबीर है, आई वांट कि आप एज ए डॉक्टर क्या इन केसेस की बढ़ने की वजूहात समझती हैं और हमें क्या एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी चाहिए? थैंक यू सो मच। यू नो व्हाट, दिस इज एक्चुअली द की। लोग अक्सर सोचते हैं कि भाई ये वही टॉपिक है, ये वही बात है, हर कुछ महीने के बाद हम इधर ही आके उसी पे टॉपिक पे डिस्कस कर रहे होते हैं, लेकिन रेपिटेशन इज द की ओवर हियर। जब तक आप आम पब्लिक को अवेयर नहीं कराएंगे और बार बार उनको इस बात की याद दहानी नहीं कराएंगे, इट विल ऑलवेज बी अ प्रॉब्लम फॉर अस।
डेंगी इज नॉट जस्ट अ प्रॉब्लम फॉर द अंडर प्रिविलेज लाइक पाकिस्तान, ये अब ग्लोबल प्रॉब्लम बन गया है. मोर देन हाफ द पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड इज अफेक्टेड बाय इट. इवन कंट्रीज लाइक सेंट्रल यूरोप और जिसमें पहले कभी सुना भी नहीं था किसी ने कि भी यहाँ पे डेंगी की कोई हो सकती है अलामत, वहां पे भी डेंगी अब फैल रहा है. द रीजन इज ऑब्वियसली द चेंज इन द क्लाइमेट, द गर्मी दैट वी हैव, शिद्दत की गर्मी, और उसके बाद द बारिशें एंड ऑल द अपहीवल्स विद दैट कम विद ऑल ऑफ दीज बारिशें. द प्रॉब्लम इज कि वो तो चले बड़े लेवल की चीजें जो हमारे बस में और हमारे बस से बाहर है, लेकिन जो चीजें हमारे बस में है वो बिल्कुल जैसे उस्मान ने जिक्र किया, आप फुल स्लीव्स कपड़े पहने, मेक श्योर दैट योर बॉडी इज फुली कवर्ड. ये वो सीजन नहीं है जिसमें आप शाम को बाहर घूमे फिरें टी शर्टों में, सिंपली बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि एक छोटी सी एहतियाती तदाबीर इज गोइंग टू मेक अ ह्यूज डिफरेंस टू प्रिवेंटिंग डेंगू स्प्रेड. और एक और जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है वो ये होती है, डेंगू का रौला ये है, देयर आर फ्यू पीपल हु आर जस्ट एसिम्प्टोमेटिक कैरियर्स. तो उनको वो फट के ना बुखार हो रहा है ना तबीयत खराब हो रही है, तो वो फैलाते हुए ये फिर रहे हैं, नॉट रियलाइजिंग दैट्स व्हाट्स हैपनिंग. या कुछ पेशेंट्स हैं जिनको माइल्ड सिम्टम्स हैं, वो समझ रहे हैं कोई आम सीजनल बीमारी है एंड दे आर नॉट टेकिंग इट सीरियसली. तो दैट इज वेयर द सोर्स ऑफ इन्फेक्शन कम्स फ्रॉम. अच्छा डॉक्टर भाई, आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है कि मोस्ट ऑफ द टाइम जो एसिम्प्टोमेटिक लोग हैं, इवन हमने कोविड के टाइम पे भी देखा था, जिनका जो एसिम्प्टोमेटिक लोग थे, दे डोंट इवन रियलाइज कि वो कैरियर हैं और वो इतने सारे लोगों को इस चीज़ पे फैला रहे हैं. आइडेंटिफाई कैसे किया जाए अगर बुखार भी नहीं हो रहा, कुछ इस तरह के सिम्टम्स भी नज़र नहीं आ रहे, कि समहाउ अगर बंदे को पता है कि जी हम एसिम्प्टोमेटिक है, तो हो सकता है कोई एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन ये हरकत ना करे कि अवॉइड कर ले, लेकिन आप सिम्टम्स हमें थोड़ा सा बताइएगा कि कौन से होते हैं एसिम्प्टोमेटिक में भी, और अगर एक पेशेंट को वाकई जो बिल्कुल डेंगू हो चुका है और उसको वायरल समझ के वो इसको इग्नोर कर रहा है. तो डेंगू का जो बुखार होता है वो हाई ग्रेड फीवर होता है. तो आपके जो नॉर्मल यूरिनरी वायरसेस होते हैं उनका बुखार ना इतना लंबी मुद्दत के लिए रहता है, ना इतनी शिद्दत से होता है. डेंगू इज अ लिटिल बिट मोर इंटेंस. अपार्ट फ्रॉम दैट, पेन बिहाइंड द आईज, आंखों के पीछे दर्द होना, इसको कहते हैं बैक ब्रेकिंग फीवर, यानी कि कमर टूट जाने हद तक जो है आपको दर्दें होती हैं. तो अगर आपको जिस्म बहुत ज्यादा टूट रहा है, पसीने आ रहे हैं, बुखार हो रहा है, सर में दर्द है, टांगों में दर्द है, आंखों के पीछे दर्द है, तो देन देयर समथिंग गोइंग ऑन, समथिंग फिशी, एंड गेट योरसेल्फ टेस्टेड. अगर टेस्ट नहीं करवा सकते तो एहतियाती तदाबीर जरूर करें. अपनी फ्लूइड्स, अपनी हाइड्रेशन का ख्याल रखें, रेस्ट करें. जो ये अब आप लोगों की जो तस्वीरों में जो मच्छरदानियां जैसे आ रही हैं, ये सिंपल मेजर्स हैं जो एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट भी कर सकता है, क्योंकि एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट में कोई इलामात तो ऐसी होंगी नहीं जो आपको बताएंगी कि उसको डेंगू है. लेकिन अगर आपके एरिया में डेंगू स्प्रेड हुआ है, यू माइट बी ऑल्सो अ कैरियर, यू माइट बी हैविंग इट. तो एहतियात करनी, अगर ये सारी स्प्रेड मच्छर के जरिए हो रही है, तो द मच्छर हैज टू बाइट द हेल्दी पर्सन एज वेल एज द अनहेल्दी पर्सन. तो अगर आप दोनों एहतियात करें और मच्छर बाइट ना करे, तो देन दैट कैन ऑल्सो प्रिवेंट इट. मच्छर इटसेल्फ खत्म करना जो है वो इन्वायरमेंटल लेवल पे और नेशनल लेवल पे और बहुत बड़े सोशल लेवल पे उस पर काम करना जरूरी है, जो कि हो रहा है. आई थिंक द प्रॉब्लम इज दैट वी ऑल हैव टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी नाउ. आपका वेस्ट डिस्पोजल बहुत जरूरी है, आपका सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल बहुत जरूरी है बारिशों के मौसम में, बिकॉज दिस विल फ्लोट एवरीवेयर एंड दिस विल कॉज सीवियर कंटेमिनेशन. पानी जहां जहां आपके घर में खड़ा अगर होता है, कोई ऐसी जगहें हैं, तो उनको फौरन आइडेंटिफाई करें, उनको खत्म करने की कोशिश करें. आई थिंक अब तो हम सब प्रोज हो जाने चाहिए कि घर में तालाब, पॉन्ड्स और ये चीजें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम सबको आदत हो गई है. या हम वी आर यूज्ड टू इट. और आई बिलीव कि अब जितनी फ्रीक्वेंट हम इन बीमारियों को एक्सपीरियंस कर रहे हैं, कभी आए रोज़ हर वेदर के अंदर कोई नई बीमारी आती है और बंदा डर रहा होता है कि अल्लाह ना करे कि ये स्प्रेड हो, और आपकी फिर लाइफ रुक सी जाती है समहाउ. अच्छा, अब इसका ट्रीटमेंट के हवाले से डॉक्टर रूबिया, हमने देखा है कि अल्लाह ना करे, खुदा ना खास्ता, माजी के अंदर जब डेंगू बहुत ज़्यादा सवेयर हुआ है, लोगों की जानें तक भी गई हैं, और वही रीज़न है कि बहुत सारे लोग अब डरते हैं डेंगू का नाम सुन के, क्योंकि डेंगू हो गया, आप अगर रिकवर भी कर गए, लेकिन आपकी बॉडी के अंदर जो वो डैमेज करके जाता है वो फॉर ईयर्स आपके साथ रहता है. तो इस हवाले से बताएं, ट्रीटमेंट कितना इम्पॉर्टेंट है, टाइमली लेना, और अगर हो रहा है उस दौरान आपको क्या करना है अपनी डाइट को लेकर, अपने लाइफस्टाइल को लेकर? ओवरऑल वी नीड टू एम टू स्टे हेल्दी. सबसे ज्यादा और मतलब जो जरूरी चीज है वो ये है, हम लोग जो चीज निग्लेक्ट करते हैं वो हम लोग अपनी सेहत का तब ख्याल करते हैं जब हम बीमार होते हैं, लाइक एवरीबडी इन द वर्ल्ड. आई डोंट थिंक दैट शुड बी द सोल्यूशन फॉर अस एनीमोर. जैसे आपने कहा कि हमारा जो है ना टास्क वो बहुत अपहिल है, हमारे इर्द गिर्द जो है ऐसी ऐसी बीमारियां हैं जो बहुत मुल्कों में एरेडिकेट हो गई हैं. तो आई थिंक वी नीड टू बी मोर फिट इफ एनीथिंग एल्स. तो पहली बात है कि अपनी जनरल हेल्थ का ख्याल रखें, अपनी जनरल वेलबींग का ख्याल रखें. डेंगू इटसेल्फ इज लीथल फॉर चिल्ड्रन, छोटे बच्चों के लिए, बड़ी उम्र के ज़ईफ लोगों के लिए, प्रेग्नेंट खवातीन के लिए, पीपल विद मल्टीपल क्रॉनिक इश्यूज उनके लिए.
तो उन लोगों को तो और भी ज़्यादा एहतियात करनी चाहिए अपने आप को प्रोटेक्ट और प्रिवेंट करने के लिए। बीमारी की एज सच ट्रीटमेंट कोई नहीं है, देयर इज नो डेफिनेटिव क्योर फॉर इट। सपोर्टिव ट्रीटमेंट होती है और सपोर्टिव ट्रीटमेंट में वही आपकी फ्लूइड्स हैं जो आप ओरली भी ले सकते हैं। अगर आप खा पी सकते हैं तो आप ओरली लें बाय ऑल मीन्स। हर बंदे को अस्पताल में दाखिल होकर ड्रिपें लगवाने की ज़रूरत नहीं है। ज़्यादातर हम ये कहते हैं कि आप अपने आप को घर पे मैनेज कर सकते हैं। पैरासीटामोल खाएं बुखार के लिए, आइबुप्रोफेन, और उससे स्ट्रॉन्ग पेन किलर्स को अवॉइड करें क्योंकि वो ब्लड को थिन भी करती हैं। जो बड़ी ज़रूरी चीज़ है, डेंगू रिकरेंट अगर हो, अगर आपको पहले डेंगू ज़िंदगी में हुआ है और दोबारा होता है, देन इट्स एक्सट्रीमली डेंजरस एंड जानलेवा हद तक खतरनाक फॉर यू। तो दैट इज द अदर थिंग दैट यू नीड टू नो कि अगर आपको लाइफ टाइम में एक दफ़ा डेंगू हो गया है, आपका लेवल, आपका रेडार, आपकी कॉशंस जो है वो लिटरली उस तरह की होनी चाहिए जिस तरह MI6 की डिफेंसिव होती है स्ट्रैटेजी। तो यू शुड बी प्रोटेक्टिंग योरसेल्फ अगेंस्ट बाइट्स लाइक देयर इज नो टुमारो बिकॉज इट्स एक्सट्रीमली डेंजरस इन दोज पीपल। एब्सोल्युटली, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर रूबिया, बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया। डॉक्टर रूबिया हमारे साथ मौजूद थी जी। और डेंगू से कैसे आपने बचना है, अगर आपको कोई भी सिम्टम्स फील हो रहे हैं, अगर आपको बुखार हो रहा है और बहुत शिद्दत का बुखार है तो आपने फौरी तौर पर डॉक्टर से कंसल्ट करना है और एहतियाती तदाबीर तो जो डॉक्टर रूबिया ने आपको बताई हैं वो करनी ही है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक जी। ब्रेक के बाद वापस आ चुके हैं। अब हम आपकी मुलाकात जो है बेन वॉरिंगटन से करवाने वाले हैं, जो कि ब्रिटिश हाई कमीशन लाहौर में हेड के तौर पे अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। इनको 1 साल होने वाला है मुकम्मल, और इनका जो लाहौर की ओवरऑल हम कल्चर के हवाले से बात करें, हिस्ट्री के हवाले से बात करें, खाने के हवाले से बात करें, हर जगह पे इनकी जो कंट्रीब्यूशन रही है, किरदार है, बड़ा इंपॉर्टेंट रहा है। और बहुत कोशिश भी कर रहे हैं कि यूके और पाकिस्तान के दरमियान जो कोलैबोरेशन है, ख़ास तौर पर लाहौर की अगर हम स्पेसिफिकली बात करें, उसको बेहतर करने में अपना किरदार अदा करें। सो बेन वॉरिंगटन इज़ विद अस। थैंक यू वेरी मच। गुड मॉर्निंग, हाउ हैव यू बीन? Fantastic. Thank you for having me. Really excited Thank to you be so here. much for joining us early in the morning. I hope you are doing well. So how's Lahore treating you so far? The food, the culture and everything all? It's fantastic. I think I get asked this question a lot, and I think ultimately my answer is always overwhelmingly positive. Okay. I think it's a real privilege to be based in Lahore when people are so friendly, so hospitable. Everyone is very proud here of being a Lahori, being a Punjabi, being a Pakistani, and that's quite infectious. Yeah. So I definitely feel like an honorary Lahori already. Luckily, before I came to Pakistan, I bought new shirts that were extra large so I could enjoy the food as much as I can. So I think in my first 9 months, I've definitely started to grow. But that's a good sign. I think it's helping you so far. Exactly, I guess exactly. so. It's a good sign. That's amazing. So Ben, tell us about your memorable experiences since you have been here in Lahore for a year now almost, and regarding, I was talking about the food, the culture and everything, because Lahore has a very rich culture when it comes to, cultural sites and people and everywhere. So where have you been? Where did you visit, and what were your activities throughout this year? That might be the most difficult question you asked today. Look, like most visitors, I've absolutely fallen in love with everything to do with the walled city. The Badshai Mosque, the Lahore Fort itself, and understanding more about Lahore's sort of 4,000, 5,000 years of history. I think, to be honest, my favourite part is actually just getting lost in the old city, sort of delegating some of the sort of the chaos is quite lovable, and I think gives you a real insight into the city itself. I've also been quite fortunate, as my role covers the whole of Punjab, to travel to Faisalabad, to Multan, to Sialkot, to Nankana Sahib. So it's been great to sort of experience all of those as well as Lahore. Lovely, lovely. So which city did you like the most since you went to Sialkot, Multan, and you've been in Lahore? I'm a diplomat, so I'm not sure I should answer that. But seeing as I live in Lahore, I think it's safe to say that Lahore holds a special place in my heart just now. Lovely, lovely. Let's talk about where are you from, UK, and what sort of resemblance you find between your hometown and in Lahore. So I'm from a small town in Scotland, in the northern part of the UK. Lovely. So I think some of the differences are very obvious. The weather is very different, the food is very different, the driving is very different. But I think the similarities, perhaps there's 2 main ones. I think the first one is in rural Scotland, we're also very proud of hospitality, which is something that obviously Lahore in Pakistan is very focused on. And I think the second one is also, like where I grew up and here, there's a sort of close connection back to rural agricultural life. Lahore is a city of 14 plus million people, but still everyone has a sort of connection back to rural life. So that
there's a real sort of similarity there. Lovely, lovely. So you belong to a small town in Scotland, and Scotland has a very rich culture. I've been there, so I really loved it. I went to Edinburgh, and you know, Edinburgh is such a lovely, the old town and the new town, that you know, sort of rich culture we have observed over there. So what's your thought on that? So I think you're right. I think people in Scotland are very proud of being from Scotland as well. I think that sort of blend of old and new, as you say, is actually something that I've noticed here in Lahore and Pakistan more generally. It's sort of how do you have pride in your history and the sort of culture that comes from behind, but also look to the future about what the opportunities are to sort of move the country forward. And I think that's always a good balance to try and strike. So yeah, you're absolutely right. Edinburgh is a perfect example of that. Yeah, perfect. Okay, so let's talk about your role as a British High Commissioner. And I really want, since you're represented in Lahore and you're representing, so what do you believe that some sort of, you know, different activities happening in Lahore as a British High Commission? What do you feel, what more opportunities would you be able to create for Lahore and the people around here? Yeah. So look, I suppose as the British High Commission representative here, my job is ultimately to represent our High Commissioner on the ground in Lahore and Punjab, as you say. So that covers everything from trade and investment to culture to education and to some of the sort of strong people-to-people ties that we have with the UK here in Punjab. I think opportunities for the future for me, partly is, since I've arrived, the huge potential of the energetic youth population we have here offers so many opportunities that I think there's important work that we've already done, but there's more we can continue to do to make sure we are supporting that. And I think the second part is around climate change. You know, Pakistan is particularly vulnerable, one of the most vulnerable countries in the world to climate change. So sort of supporting Pakistan to adapt and make sure that it can sort of grow in a sort of green way, I think is really important. Yeah, since you're talking about the climate change, and it's a growing concern in both UK and Pakistan as well, and since we are experiencing a lot of trouble because of the climate change, have you seen within the recent times? So how can both countries work together to build a relationship and to address such bigger issue on bigger level? So I think, as I mentioned, sort of Pakistan is ultimately one of the most climate vulnerable countries in the world. I think one of the key aspects that means is Pakistan needs to make sure it's adopting sort of climate adaptation, climate resilient policies to make sure that it can cope with the changes that we're going to see over the coming years and decades. We at the British High Commission and the UK government, we're committed to being a partner on that journey. So we have a specific programme around climate finance, which is a sort of an assistance in that journey. But ultimately, it's going to require everybody working very hard and collaboratively to make sure that Pakistan is able to sort of weather the changes that are to come in the coming years. That's amazing. So the UK support a number of development programs here in Lahore in Punjab as well. So what impact do you think that efforts are having, and where do you see the greatest potential in specifically in Punjab? So we've mentioned climate, but I think actually coming back to education. So historically, over the last sort of couple of decades, the UK has been very focused on education, particularly here in Punjab. We've had hugely successful programs that I know have been sort of appreciated by people on the ground. So we have a long-standing program that we're going to be continuing here in Punjab, which is ultimately coming back to this point. The young population in Pakistan is the future leaders and is what's going to sort of help Pakistan to tackle and overcome many of the challenges that it's facing just now. So anything we can do to support that young population for the future is absolutely key. I think we have our existing programmes. Obviously, our partners in the British Council are hugely involved in so much of what's happening in Punjab. So long may that continue. Lovely, inshallah, for sure. So can you tell us about the UK's trade sort of programs in relationship with Pakistan? And since we have experience and we're expanding our diplomatic efforts regarding, till date in fact, regarding everything we have been doing for a couple of years now with UK as well and with around the world, around the globe. So tell us about the potential and the trade relationship we can build better with UK in the future. So I think, look, our trade relationship is already strong. It's well over £4.5 billion in terms of total trade between the two countries. But you're right that we're always looking for more. We have just announced our first annual trade dialogue. So a couple of months ago, we had, at the federal level, we had the federal minister in London for meetings with his British counterpart to sort of discuss how can we take this trading relationship to the next level. I think for me here in Lahore, one of the key opportunities is around the tech sector. The tech sector here is growing massively.
and there's huge opportunities to sort of identify links and joint ventures with the UK. So that's a sort of key focus for us over the coming few months. That's amazing. So we talked about the rich culture of Pakistan. So there are a lot of local artists from Pakistan and UK as well. I've interviewed a few of them. So I want to know, as a British High Commissioner, what potential do you see and what opportunities you are going to create for the artists regarding the culture and cultural activities happening here in Lahore? So look, Lahore is Pakistan's cultural capital, right? Oh, yes. So in some ways, perhaps I should be asking you that question. But no, we are huge advocates for trying to promote the cultural connections, and that's both sort of art through to music and everything in between. Through our British Council counterparts, there's various programmes that are underway just now, and that's everything from sort of small scale, trying to connect artists and musicians here with counterparts in the UK, through to sort of programmes that can help them to sort of grow and flourish on their own 2 feet. So the British Council are absolutely committed to that, and we're here to support them all the way. Lovely. So how well is your Urdu? मेरा उर्दू ज़रा कमज़ोर है. Oh wow, it's not that weak. But I think I'm not going to use it anymore just now. But I suppose I promise that perhaps give me another 6 months and I'll come back and do an interview, For sure. and we'll hopefully do more Urdu then. And we will do this interview in Urdu. Yes, okay. I hope so. Okay. Thank you very much for your time. It Thank was you very lovely much. having you on the show, Mr. Ben Burrington, British High Commission. हमारे साथ मौजूद थे जी. UK और पाकिस्तान के दरमियान जो collaboration है एज अ ब्रिटिश हाई कमिश्नर, उनका जो रोल है उसके हवाले से और मुख्तलिफ अपॉर्चुनिटीज़ रिगार्डिंग कल्चर, डेवलपमेंट, ट्रेड, एवरीथिंग ही टॉक्ड अबाउट इट. सो आई होप कि ताल्लुक मज़ीद बेहतर हो, मज़ीद अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट हो और इस पर हम मज़ीद भी बात करें. और उनके मुताबिक अगली बार आएंगे तो हम उर्दू में इंटरव्यू करना करेंगे. तो ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं. वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक जी. ब्रेक के बाद वापस आ गए. लाहौर की तारीखी मस्जिद वज़ीर खान का जिक्र करेंगे जिस पे एक बार फिर से कंट्रोवर्सी सामने आई है, जहां हाल ही में एक मॉडल, एक फोटोग्राफर ने एक वीडियो रिकॉर्ड किए जाने के बाद उसका शदीद रद्द-ए-अमल आया. अकबरी गेट पुलिस ने वॉल सिटी लाहौर अथॉरिटी की शिकायत पे जो मॉडल हैं इज़बिया खान और फोटोग्राफर जो हैं जैन शाह, उनके खिलाफ मस्जिद के तकद्दुस की मुबैना खिलाफ वर्जी पर मुकदमा दर्ज कर लिया है. वीडियो में मॉडल जी मुबैना तौर पर मस्जिद के अहाते में देखा गया, जिसे सोशल मीडिया पे अपलोड किया गया. उसके बाद अवामी तनकीद का सामना करना पड़ा. इस वाक़े पे ना सिर्फ महकमा आसार कदीमा के साख पर भी सवालात उठाए हैं, बल्कि जो रिलीजियस मकामात हैं उनके तकद्दुस के हवाले से, उनके तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से भी मुख्तलिफ पॉलिसीज़ पे एक नई बहस छिड़ चुकी है. कोई पहला मौका नहीं है, माजी में भी ऐसे वाक़यात हुए हैं. 2020 का अगर हम जिक्र करें तो एक अदाकारा है और जो एक सिंगर थे, उनकी जानिब से यहाँ पे एक वीडियो शूट किया गया, जिसके बाद एक केस चला, उस पर बहुत सारी एक पाबंदी का पेश भी आया, कार्रवाई हुई और बाज़ाब्ता तौर पर फिल्म बंदी के ऊपर मस्जिद में या मसाजिद में वीडियोग्राफी के हवाले से या फोटोग्राफी के हवाले से पाबंदी आयद कर दी गई. लेकिन अब ये फिर इस तरह का वाक़या होना, क्या जो ओवरऑल यहाँ पर जो मजहबी मकामात है या जिनका जो तकद्दुस है उसकी खिलाफ वर्जी करना, उसको पामाल करना, ये क्यों हो रहा है ऐसा, इस पे आज हम बात करेंगे. हमारे साथ अब्दुल्ला मलिक साहब मौजूद हैं, प्रेसिडेंट पाकिस्तान सिविल सोसाइटी नेटवर्क. उनको हम खुश आमदीद कहेंगे. बहुत शुक्रिया आपका भी. और इसके साथ साथ ब्यूरो चीफ लाहौर अदनान मलिक साहब हमें ज्वाइन करें. अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत शुक्रिया आपका भी. मलिक साहब, मैं आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करती हूँ. ये माजी में भी हुआ है और अभी भी ऐसा वाक़या हुआ है. मैं चाहूँगी थोड़ा सा हमारे क्लैरिटी दीजिएगा कि ये मस्जिद का आता है जिसके अंदर ये फ़िल्म या जो भी वीडियो शूट की गई और इसके बाद जब ये सोशल मीडिया पे आई तो उस पर क्रिटिसिज्म भी हुआ, लोगों ने सवालात भी उठाए. माजी में भी ऐसा हुआ, फिर पाबंदी लग गई थी. जी अरमला, बात यह है कि आज से एग्जैक्ट 5 साल पहले ये वाक़या हुआ था जिसमें एक अदाकारा और मॉडल ने और एक सिंगर थे, उन्होंने इसको फिल्मेटाइज़ किया था, शूट किया था. और वो था उनका एक निकाह का सीन था जिसका गाना था कबूल. जी जी. उस हवाले से इन्होंने किया था और उसके बाद उन पे मुकदमा भी चला, FIR हुई और ये जुडिशल मजिस्ट्रेट है जवेरिया साहबा, उनके यहाँ वो काफ़ी देर तक मुकदमा चला और 1 साल बाद सितंबर 2021 में इसको जो है इख्तिताम पजीर किया गया. और उसके बाद महकमा मजहबी जो है अमूर है और औकाफ़ है, इन्होंने पाबंदी लगा दी थी कि वहाँ किसी किस्म की फ़ोटोग्राफ़ी नहीं होगी,
खा वो इंटरटेनमेंट के लिए हो, खा वो किसी इसके मॉडलिंग के लिए हो, किसी किस्म की उस पर पाबंदी नहीं है जब तक प्रायर परमिशन ना ली जाए। बिल्कुल ठीक है। लेकिन ठीक 5 साल बाद फिर उसी तरह का वाक़या हो गया, और ये वाक़या जो अभी हुआ है, जैन शफ़ी शाह अच्छा, एक कैमरामैन है और दूसरे हैं खातून है अरबिया खान जी, उनके हवाले से मॉडल थी वो, उन्होंने भी वहाँ पे शूट किया है। और ये जो शूट होता है ये सरेआम होता है और इसमें कोई ना कोई महकमे का बंदा इन्वॉल्व था। बिल्कुल सही। और महकमा वर्ल्ड सिटी ने उसके ख़िलाफ़ इंक्वायरी भी की है और उसे मुअत्तल भी कर दिया है। तसद्दुक़ नाम है उसका, और ये भी इस बात पे भी इंक्वायरी हो रही है कि उसने पैसे लेके तो ये सारा उनको फिल्माटाइज करने की इजाज़त दी थी। और उसके बाद अभी जो है महकमा औकाफ़ ने भी इस पर एक्शन लिया है, पुलिस ने भी लिया है। महकमा औकाफ़ के मजहबी अमूर के जो पंजाब के डिप्टी डायरेक्टर है अवैस, उनकी मुद्दत में थाना अकबरी गेट में 295 के तहत, ठीक है, जो दफ़ा 295 है उसके तहत ये मुकदमा दर्ज हुआ है, जिसमें कहा गया है कि मॉडल ने नाजेबा लिबास भी पहना हुआ था काबिल एतराज़, और उस पर हमारे दीनी और मजहबी हलकों ने भी काफ़ी एहतजाज किया था। और ये तकरीबन जब ये वाक़या पेश आया है ये तकरीबन 5 से 6 दिन पहले का था, बिल्कुल। लेकिन जब वो वीडियो अपलोड उन्होंने की है तो उस वक्त अपलोड करने के बाद महकमा को भी होश आया और उन्होंने ये सारा कार्रवाई अच्छा की। मलिक साहब, अब ये बात में मेरा सवाल ये है कि अब जो इदारे का इंटरनल बंदा इन्वॉल्व था, ये तो स्क्रूटनी फिर इदारे के अंदर होनी चाहिए। आपने मॉडल और फोटोग्राफर पे पर्चा कर दिया, आपने मुकदमा दर्ज कर लिया, लेकिन जो असल जड़ है आपने उसको तो एड्रेस करना है ना। जी बिल्कुल, ये आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन देखें ना हमारे यहाँ जब भी किसी के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज किया जाता है तो देखा जाता है बेनिफिशरी कौन है। बेनिफिशरी ये दोनों थे, फोटोग्राफर था और अरबिया खान थी, मॉडल थी। महकमे की कन्वेंस के साथ ये जो है कार्रवाई हुई, और उसका ये मौक़िफ़ था जो उसने अपनी रिटन स्टेटमेंट में दी है तसद्दुक़ ने, जिसको मुअत्तल किया गया। उसने कहा जी मैं अपने कमरे में बैठा हुआ था, मेरे इल्म में ये नहीं आया कि बाहर कोई फोटोग्राफी हो रही है। सवाल ही पैदा नहीं होता। मेरा अपना एक्सपीरियंस है, मैं फोन से पिक्चर्स उतारी थी तो वो आ गए बाहर, जी आप पिक्चर्स नहीं खींच सकते यहाँ पे खड़े होके, अभी फोन था वहाँ सीसीटीवी लगे हुए हैं और वो तो दौड़े आते हैं सारे और सीसीटीवी वॉच हो रहे होते हैं। और ये वाकया जो है ये फजर की नमाज के फौरन बाद आया, जब थोड़ी सी रोशनी हो गई उस वक्त ये वाकया पेश आया था, और उस वक्त वो बंदा वहाँ तसद्दुक़ नबी मौजूद था जिसकी मौजूदगी में ये सारा कुछ हुआ। अब उन्होंने ये कहा था कि हम इसको अभी अपलोड नहीं करेंगे, लेकिन उन्होंने जो एक्साइटमेंट थी उन्होंने 4 से 5 दिन के बाद इसको अपलोड किया, जिसके बाद दीनी हलकों और मजहबी हलकों ने इस पर बहुत एहतजाज किया और इस पर यह कार्रवाई हुई है। उसे महज मुअत्तल कर दिया गया है। अभी उसकी इंक्वायरी जारी है कि आया उसने ये पैसों के एवज़ ये काम किया है या उसकी लाइल्मी में हुआ है। लाइल्मी तो हम मान नहीं सकते क्योंकि इसको अकल मारने को तैयार नहीं है। बिल्कुल, अब इतने में भी होश कोई नहीं बैठा हो सकता कि मॉनिटरिंग हो रही है और आपको पता नहीं है। अच्छा अब्दुल्ला साहब, ये जो अभी मलिक साहब ने बात की, अब मैं थोड़ा सा एज ए सोसाइटी रोल पे बात करूंगी। ठीक है, एक शख्स ने फैसिलिटेट किया वो वहाँ पे शूट, लेकिन एज अ सिटीज़न या एक हम जिस कंट्री में रह रहे हैं और जिस रिलीजन से हमारा ताल्लुक़ है, हमें थोड़ा सा ख़ुद भी एज अ इंडिविजुअल भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास होना चाहिए कि एक मस्जिद बड़ी मुक़द्दस जगह है और वहाँ पर हम ख़ुद से इस तरह का कोई मामला करें तो ये हमारी भी एज अ सोसाइटी हमारे लिए सोचने का मकाम है। बिल्कुल, आपका क्वेश्चन बड़ा वैलिड है। बिल्कुल आप सही कहा कि बतौर इंसान, बतौर मुआशरा, हमें ख़ुद भी जो हमारी वैल्यूज़ हैं, हमारे जो नॉर्म्स हैं, हमारे सोशल इश्यूज़ हैं, हमें इनका एहतियात करने ख्याल करना चाहिए। देखिए हमें थोड़ा सा रियलिस्टिक अप्रोच के साथ से जाना चाहिए। हमें रैशनल अप्रोच ज़रूर अडॉप्ट करनी चाहिए, लेकिन हमारा जो टॉलरेंस का लेवल है ना वो भी थोड़ा सा साथ साथ रहना चाहिए। माशरे ऐसे नहीं ग्रो करते, ना ही माशरे ऐसे चलते हैं। पहली बात तो यह देखिए, मस्जिद वज़ीर खान एक उसका हिस्टोरिकल एस्पेक्ट है, एक वो तारीखी मकाम है। दूसरा उसका जो है ना रिलीजियस एस्पेक्ट है, वो मोस्ट इम्पोर्टेंट, मोस्ट रिस्पेक्टेबल है। तीसरी बात यह आ जाती है कि ये वॉल सिटी के अंडर आती है। देखो ना, जब भी कोई टूरिस्ट जाते हैं तो वॉल सिटी के जो टूर ऑपरेटर्स होते हैं, ये उनका बनता है कि वो उसको डिकोरम को मेंटेन करने के लिए जब कोई एक्ट हो रहा होता है तो उसको उनको समझाएं, गाइड करें कि मस्जिद का तकद्दुस पामाल नहीं करते। अब चौथी जो वेरी इंपॉर्टेंट बात ये है, वो देखा जाता है कि आया जिसने ये एक्ट किया है उसका मोटिव क्या था, इंटेंशन क्या थी।
क्या उसकी इंटेंशन ये थी कि मैं उस किसी के जो मजहबी जज्बात है मैं उनको मजरूह करूं? क्योंकि जो लॉ है पाकिस्तान पीनल कोड, उसमें 3 कंपोनेंट हैं 295 एक इंटेंशन, दूसरा क्या वो कोई जो मस्जिद का डिकोरम है उसको वो मजरूह करना चाहता था, किसी के जज्बात मजरूह करना चाहता है। इसमें यह आता है कि क्या बोला है, क्या उसने लिखा है। तीसरा आता है विजुलाइज करना, जो ये तीसरा इसमें विजुलाइज करने में आता था। लेकिन इसमें बेसिक कंसेप्ट है इंटेंशन का। कोई इसकी इंटेंशन क्या थी? मसलन अगर किसी ने दीदा दस्तन तौर पर नहीं, किसी ने गैर दीदा दस्तन पर कोई एक्ट कर दिया गया, तो अल्लाह पाक के यहाँ भी माफ़ी का कंसेप्ट मौजूद है। अब इम्पोर्टेंट बात यह है कि जिस दिन ये एक्ट हुआ उस दिन अगर वॉल सिटी, जो कि करीब तरीन उन्हीं का इदारा है, वहीं पे उनका ऑफिस है, अगर वो उनको कहते हैं कि जी जो आपने वीडियो विजुलाइज किया इसको डिलीट कर दें और इस पर आपके ख़िलाफ़ कोई ऐसे एलिमेंट्स आ सकते हैं, कोई कंप्लेंट फाइल कर सकता है, तो शायद वो वक़ुआ ज़हूर पजीर ना होता। देखना माजी में जैसे मलिक साहब ने बड़ी अच्छी बात की, आपने भी उनसे क्वेश्चन किया, सबा कमर वाला बिलाल सईद वाला इशू होता है 2020 में, और उस पर ऐसे ही जो हमारे मजहबी ज़ोमा उन्होंने आवाज़ उठाई थी। लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं है तो कोई आलमी उठाए, ये सोसाइटी के और लोग भी होते हैं, लेकिन हमें एक नॉन इशू को इशू नहीं बनाना चाहिए। अच्छा, सॉरी अब्दुल्ला मलिक साहब, मैं आपसे ये सवाल ज़रूर करना चाहूँगी। जाहिर है वी ऑल नो कि हम जिस सोसाइटी का हिस्सा हैं, यहाँ पे पेशेंस और टॉलरेंस टुवर्ड्स एनीथिंग ऑलरेडी बड़ा कम है। हमारी ओवर सेंसिटिव हम लोग हैं, हमने वही बात है कि नॉन इशू को भी हम इशू बना लेते हैं, किसी के वहमो गुमान में भी नहीं होता। ऐसी सोसाइटी में जब आप रह रहे हैं तो डोंट यू थिंक कि एज अ सिटीजन या एज अ सोसाइटी भी हमें खुद थोड़ा केयरफुल रहना चाहिए? बिकॉज अब सोशल मीडिया का दौर है, एवरीथिंग इज ऑन सोशल मीडिया। आप यहाँ कोई बात कर रहे हैं, कोई एक्शन है, वो आ रहा है और हर तरह का शख्स उसको देख रहा है। देखिए इसमें कोई शक नहीं है कि बिल्कुल किसी भी शख्स को ये लॉ नहीं कहता, लॉ में ये है, लॉ में भी ये है कि अब ये नहीं कह सकते कि मेरे लिए में नहीं आया था जी। इग्नोरेंस नो रीजन, नो वैलिड रीजन, क्योंकि मुझे मालूम नहीं था। ये हर शख्स जो बाशऊर होता है, आपने बिल्कुल सही कहा कि उसको इन चीज़ों का एहतियात करनी चाहिए, बिल्कुल एहतियात करनी चाहिए उसको। जो हमारे रिलीजियस मकामात हैं स्पेशली, अब जिन्होंने एसबिया ने या उनका जिक्र कर रहे मलिक साहब कैमरा मैन था, उनका जो एक्ट बिल्कुल गलत है। इसलिए उनको मालूम था कि जहाँ हम खड़े हैं ये मस्जिद का तकद्दस है, मस्जिद का तकद्दस पामाल करेंगे। देखना ये कोई फैशन शो की जगह नहीं है, कोई ऐसी जगह नहीं है। हिस्टोरिकल प्लेस ज़रूर है, लेकिन हिस्टोरिकल प्लेस एक मस्जिद के कंसेप्ट में है, एक इबादत गाह के कंसेप्ट में है। मतलब ये नहीं है कि मस्जिद के बाहर खड़ा है, मतलब कि मंदिर के बाद भी खड़ा था, गिरजा के बाद 295 है कि यही लग किसी भी जगह पे कि जो मजहबी मकाम आते हैं उन पर इस किस्म का एक्ट करने से अवॉइड करना चाहिए। कुछ लोग क्यों करते हैं, जहाँ कंट्रोवर्सी पैदा होती है वहाँ पॉपुलैरिटी मिलती है। हम ये कंसेप्ट लेके ज़रूर जाते हैं कि ये कंट्रोवर्शियल होगा, बड़ा चलेगा तो हमें बड़े व्यूज़ मिलेंगे, लाइक्स मिलेंगे, तो हम ये भूल जाते हैं कि जो हम काम करने जा रहे हैं ये कानून की गिरफ्त में भी हम आ सकते हैं, जैसा कि उनके खिलाफ हुआ है। अब आपको पता है कि हमारे यहाँ जो एक सेंटीमेंट्स मज़हब के हवाले से ये ज़रूर है कि हम फैक्ट तो नहीं जानते, लेकिन अगर हमें कोई कहे कि फ़लाँ जगह ये एक्ट हुआ है तो हम वो पंजाबी में कहते हैं ना कि जी असी कान नाल नहीं तो कुत्ते वाल देखने हैं। तो ये चीज़ें हैं तो बुरी, लेकिन मिसालें ये ना इस चीज़ों पे बैठती हैं कि हमें अपने शऊर का भी मुजाहरा करना चाहिए, हमें जो सोसाइटी के वैल्यूज़ हैं उनका भी करना चाहिए। तीसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर ये आता है कि जो मसाजिद हैं, जो इबादत गाहें हैं, उनका अपने तकद्दस है। अगर तकद्दस को आप अमाली करेंगे तो फिर यकीनन जो लोग आपको क्रिटिसाइज भी करेंगे, तनकीद भी करेंगे और फिर आपको तनकीद। मलिक साहब मेरा आपसे सवाल है, अब जाहिर है ये जो है हमने इन जगहों के ऊपर, हिस्टोरिकल साइट्स के ऊपर वॉल सिटी हो, एक बड़ी अमाउंट चार्ज की जाती है जस्ट टू शूट समथिंग। बहुत सारे ब्रांड्स वहाँ पे अपने पूरे शूट्स रखवाते हैं, लोग शादियों के शूट्स रखवाते हैं। जाहिर है हर एक प्रॉपर प्रोसीजर होगा तभी तो यहाँ तक पहुँचते हैं। अब जब इन दोनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया, इनका मौक़िफ़ क्या रहा है अगर आपके इल्म में है? क्योंकि जाहिर है वो कहेंगे कि जी हम पे तो मुकदमा हुआ है, लेकिन जिन्होंने फैसिलिटेट किया है उनके खिलाफ क्या कार्रवाई है मुअत्तली के अलावा? ये भी तो एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है। जी अरमला, बात तो सही है, आपने जैसा कहा कि ये इसको मस्जिद वज़ीर खान को हेरिटेज का दर्जा दिया गया है और इंटरनेशनल लेवल पे ये मॉनिटर होता है। बिल्कुल ऐसा ही है। और यही वजह है कि यहाँ पे जो है SOPs वो दूसरे मकामात से बहुत ज़्यादा हैं और उन्हीं मकामात का तकद्दुस करने के लिए कि आपने कौन सा लिबास ज़ेबतन किया है, वहाँ आप गए
और क्या क्या शूट किया, किस स्टाइल में शूट किया। बिल्कुल। महज एक फिल्म बना लेना, एक फोटो शूट कर लेना तो कोई ऐसी बात नहीं है, बिल्कुल। लेकिन उन्होंने इसको कमर्शियली किया, इंटरटेनमेंट के लिए किया और उससे फ़ायदा लेने के लिए किया कि इसको हम कमर्शियली बूम करेंगे इस पे और हम इससे कुछ मनी वगैरह गैदर करेंगे। बात यह है कि ये जब पहला वो जैसे मलिक साहब ने कहा ना कि बिलाल सईद वाला और सबा कमर वाला हुआ था, तो उसमें एक मजलिस चेयरमैन थे पाकिस्तान मजलिस ख़त्म नबूवत के कारी ज़ियाउल्लाह साहब, ठीक है, उन्होंने इन दोनों को हमायत की थी। उन्होंने कहा था कि अगर उन्होंने माफ़ी मांग ली है जिस तरह, बिल्कुल हाँ, तो उनको माफ़ कर देना चाहिए। और इस्लाम जो है वो इतना तंग नज़र नहीं है, बड़ा खुला मज़हब है और साफ़ सुथरा मज़हब है और उसमें अगर माफ़ी की गुंजाइश है, आप 100 गुनाह करें, एक दफ़ा अल्लाह से तौबा कर लें तो अल्लाह माफ़ कर देता है। और उन्होंने तो कमर्शियली उसकी परमिशन लेकर शूट किया था, जो पहली म्यूजिक वीडियो जो बिलाल और सबा की। और इसी तरह जो है शाही किले में भी एक शादी भी शूट होगी, आपको याद होगा, और वो भी बड़े कोई आला शख्सियत थी जिनकी शादी हुई थी। बाकी जो गवर्नमेंट लेवल पे हैं, बाज़-औक़ात इंटरनेशनल जो हमारे गेस्ट आते हैं, उनके लिए स्टेट गेस्ट होते हैं, उनके लिए भी वहाँ पे एहतमाम किया जाता है, डिनर का एहतमाम किया जाता है, मौसीकी का, इशाइये का, सारे एहतमाम किए जाते हैं, लेकिन वो कानून के दायरे में रह के किए जाते हैं। इन्होंने कानून की वायलेशन की थी, इसलिए इनके खिलाफ मुकदमा हुआ और वो जिसने उसे परमिट किया, तसद्दुक ने, जो वर्ल्ड सिटी का मुलाजिम था, उसके खिलाफ भी एक्शन हो रहा है, उसको मुअत्तल कर दिया गया है और उसके खिलाफ इंक्वायरी हो रही है पीडा एक्ट के तहत। ठीक है, कि आपने वायलेशन की है और आप लाइल्मी में, वो कहता है जी मुझे इसका इल्म ही नहीं था। और दूसरा वो कहते हैं कि हमने जिन्होंने शूट किया, अरबिया खान ने और जैन शफी ने, वो कहते हैं कि जी हमने कोई काबिल एतराज़ शूट नहीं की। इसका फैसला उन्होंने थोड़ी करना है, इसका फैसला तो कानून ने करना है। और अगर उन पे 295 लग गई है दफ़ा, तो इसका मतलब है कि उन्होंने कुछ ऐसा ज़रूर किया है। जो वीडियो हुई और वीडियो की जो है एविडेंस, वो भी पुलिस के पास मौजूद है। और वो जो अवैस हैं, जो वजारत मजहबी अमूर के औकाफ के हैं, डिप्टी डायरेक्टर हैं, उनकी जिनकी मुद्दत में ये मुकदमा दर्ज हुआ है, उन्होंने वो सारे सबूत जो एविडेंसेस वो प्रोवाइड किए हैं। हाँ, इसी बात पे मेरा सवाल भी और मेरा पूछने का पर्पस भी ये था कि अगर हम इतना चेक एंड बैलेंस रख रहे हैं हर चीज़ पे, तो इस पे भी चेक एंड बैलेंस होना चाहिए कि विद इन द इदारा या जो भी ऑर्गेनाइजेशन इसको हेड कर रही है, अगर उसमें कोई फैसिलिटेशन के लिए मौजूद है तो कार्रवाई उधर भी उतनी ही है जितनी उन लोगों पे है जो यहाँ पर करें। एज ए सोसाइटी आई बिलीव कि हमें भी थोड़ा विजिलेंट रहने की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत सारी ऐसी जगह हैं जो इंटरनेशनल, मलिक साहब ने बात की, मॉनिटर हो रही हैं। और हम एक इस्लामिक स्टेट के अंदर रह रहे हैं और हम जहाँ पे अपनी हेरिटेज और इन कल्चरल साइट्स की बात करें, थोड़ा हमें भी केयरफुल रहना चाहिए। और फिर वही बात है कि कार्रवाई तो होगी। थैंक यू वेरी मच अब्दुल्ला साहब, बहुत शुक्रिया। मलिक साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। मुझे ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक जी। ब्रेक के बाद वापस आ गए। पाकिस्तान की ट्रैकिंग और मुहिम जोई की तारीख में एक नया बाब कहा जाए कि रकम हो गया है तो वो गलत नहीं होगा। कोहे हिंदुकश की बुलंद तरीन चोटी जो तिरचमीर है, उसके एडवांस बेस कैंप तक पहली मरतबा 16 बाहिम्मत खवातीन ट्रैकर्स ने कामयाब और एक बहुत ही मुनज़्ज़म अंदाज में जो केले रसाई हासिल की है। संगलाक पहाड़ों हो, बर्फानी ग्लेशियर्स हों और बहते दरियाओं को अबूर करते हुए 48,000 मीटर की बुलंदी तक पहुंचने वाली ये मुहिम सिर्फ एक फिज़िकल जो कहले कारनामा या एक्टिविटी का कारनामा नहीं है, बल्कि ख़वातीन की जो सलाहियतें हैं, उनका हौसला है, उनका आज़्म है, उसका भी इज़हार है। ये मुहिम जी तिरचमीर की सर किए जाने की 75वीं सालगिरह के मौके पर खैबर पख्तूनख्वा कल्चर एंड टूरिज्म अथॉरिटी और तिरचमीर बैकपैकर्स के जो इश्तराक है, कोलैबोरेशन है, उसे मुनक्किद की गई, जिसका मकसद यही था कि एडवेंचर टूरिज्म और ख़वातीन की जो इंक्लूजन है उसको इनकरेज किया जाए। आज हमारे साथ इन्हीं बाहिम्मत ख़वातीन में से एक ट्रैकर मौजूद है, मिशल खान। इनको हम खुशामदीद कहेंगे। थैंक यू वेरी मच मिशल, बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया। कैसी हैं आप?
मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। आप बताएं कैसे आप हैं? मिशाल हैं कि मिशल हैं, प्लीज़ मुझे ये बता दें। मेरा नाम मिशाल है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली सब अपनी मर्जी से कोई मिशल बुलाता है, कोई मिशाल बुलाता तो है। मैं अब आपको मिशाल बुलाऊंगी जो आपका नाम है, क्योंकि मेरे पास 2 डिफरेंट जगहों पे आपके 2 डिफरेंट नाम थे। तो मिशाल मुझे ये बताएं, हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? हमें थोड़ा सा इस मुहिम, इस एडवेंचर के हवाले से बताएं। हाउ वाज इट, हाउ चैलेंजिंग इट वाज? चैलेंजिंग बेसिकली ये इस तरह से था बिकॉज ये मेरा पहला ट्रैक था और इतना हाई अल्टीट्यूड ट्रैक मैंने फ़र्स्ट टाइम किया था, क्योंकि हिंदू कश जो है वो एक क्या कहते हैं हार्श मतलब एरिया है, उसमें वेदर जो है वो काफ़ी गर्म रहता है, वो बाकी जो रेंजेस हैं उनकी तरह नहीं है। तो जब हम लोग लाइक ट्रैकिंग कर रहे थे उसमें इस तरह का फील होता था लाइक सूरज आपके सर पर है और आप ट्रैक कर रहे हैं, तो वो काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता था। आप ना बहुत जल्दी डिहाइड्रेटेड हो जाते थे और आपको ट्रैक करना होता था, तो वो इतना इजी नहीं था। बाकी क्योंकि आपने उसमें काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस इस तरह से थे कि कभी आपके ग्लेशियर्स आ जाते थे, कभी आपके मिट्टी के पहाड़ आ जाते थे, कभी आपके बोल्डर्स आ जाते थे। तो हर जगह की ट्रैक करने का जो एक तरीका होता है वो डिफरेंट होता है। तो वो मतलब लाइक इट्स नॉट अ ट्रैक कि आप उसको इस तरह करके ट्रैकिंग कर रहे हैं, इट्स जस्ट लाइक दिस कि आप एक पहाड़ चढ़ रहे हैं, उतर रहे हैं, फिर एक और आ जाता था, देन आपने वो चढ़ना है, वो उतरना है, तो काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट था। मैं जो ये विजुअल्स देख रही हूँ, जो फोटोग्राफी हुई हुई है और जो अच्छी सी जो आपकी पिक्चर्स हैं, दे आर रियली नाइस। मुझे ये बताएं कि जाहिर है आप सारी ख़वातीन गई थी एंड यू नो इट वाज अ कोलैबोरेशन, सो इस कोलैबोरेशन का भी हमें बताएं, बिकॉज आपने कहा कि इट वाज योर फर्स्ट ट्रैक एंड वेरी चैलेंजिंग। मिशाल, समटाइम्स आप थोड़े डिस्करेज होते हो, आपके फिजिकल स्ट्रेंथ ऑब्वियसली जो आम रूटीन में आप अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ के ऊपर काम कर रहे हो, इट्स डिफरेंट इन व्हेन यू आर ट्रैकिंग सच चैलेंजिंग पैथ, तो इट्स अ डिफरेंट स्टोरी। जी जी, असल में जब आप एक तो ये कोलैबोरेशन थी, ये कभी पॉसिबल नहीं होती अगर केपी गवर्नमेंट आप इतने मतलब ब्रॉडर स्केल पे ये चीज़ ना करवाती। ज़ाहिर इट्स नॉट इजी कि आप ना इतनी सारी ख़वातीन डिफरेंट प्रोविंसेस से एक प्लेटफॉर्म पे लेके आएँ और उनको ट्रैक करवाएं, उनको फैसिलिटेट करें लॉजिस्टिक में, ट्रैवलिंग में, इवन कैंपिंग में, आप फूड रिलेटेड चीज़ों में। तो वो कोलैबोरेशन के थ्रू ज़ाहिर है हम सबको साथ लेके आए। और ज़ाहिर है कहीं ना कहीं आपको, आप जब एक जगह पर ट्रैक कर रहे होते हो, फिर आप फैमिली से दूर होते हो, फिर लाइक आपका मोबाइल काम नहीं कर रहा, फिर आप ही एक दूसरे की स्ट्रेंथ होते हो। तो हम जो लाइक 16 फीमेल्स थी, कभी लड़ते भी थे, कभी एक दूसरे को सपोर्ट भी करते थे, लेकिन हमें पता होता था कि शाम को हमने बेस कैंप किसी भी हाल में पहुंचना है, तो एक दूसरे को लाइक हम बूस्ट अप करके पहुंच ही जाते थे कि नहीं अब कर सकते हैं। कभी हम बैठ भी जाते थे, रेस्ट भी करते थे, बट यू नो कि आपके पास कोई और हल नहीं होता था, बिकॉज आप बीच में रुक के वहाँ पे नहीं रात गुजार सकते थे। यू हैव टू बी ऑन द सेफ प्लेस जहाँ पे लैंडस्लाइडिंग का खतरा ना हो, ग्लेशियर्स पे गलने का खतरा ना हो। तो वो एक सेफ साइड चूज़ की जाती थी जहाँ पे हमारी कैंपिंग होती थी, तो वहाँ पे पहुँचना लाजमी होता था। अच्छा मिशाल, अब आप अपनी जो 16 आपके साथ मेट्स थी, टेल अस अबाउट देम। ज़ाहिर है ये चैलेंजिंग, आपने जैसे कहा कि एक दूसरे की स्ट्रेंथ बनना ही एक ऑप्शन होती है, ज़ाहिर है ऐसे मौके के ऊपर, और फिर बॉन्डिंग भी बड़ी अच्छी हो जाती है आई बिलीव। तो एक होता है ना कोई जो 1 या 2 मेंबर्स होते हैं किसी टीम में जो बड़े आपको बकअप कर रहे होते हैं, बहुत मोटिवेट कर रहे होते हैं, आप उनमें से थी या नहीं? आपके इर्द गिर्द और भी इस तरह के ख़वातीन थी? अब मेरे साथ असल में ये था क्योंकि मेरा फर्स्ट ट्रैक था तो मैं काफ़ी ज़्यादा स्लो थी। मेरे साथ एक थी मारिया खान थी, वो केपीके से थी, एंड उन्होंने काफ़ी ज़्यादा मुझे बूस्ट किया और उनके साथ मेरा बॉन्ड भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया। मतलब ड्यूरिंग ये जो मैंने कैंपिंग और ये ट्रैकिंग थी उसमें मतलब हर वक्त बूस्ट करती थी। लेकिन अब मैं एक और चीज़ मेंशन करूँगी, मेरे साथ 2 लड़कियाँ और भी थी, एक लाहौर की थी और एक मारिया का मैंने आपको बताया वो थी। लेकिन हम लोग इस तरह की लड़कियां थी जो सबको तंग बड़ा करती थी, स्पेशली रात को सोने नहीं देते थे हम लोग। एंड एवरीबडी इज लाइक यार अभी सोने दो, जब हम सुबह 5-6 बजे उठ गए ना फिर तुम लोगों को सोने नहीं देंगे। बट हमने कहा नहीं यार, हमने नहीं सोने देना, रात होगी, अब नींद उड़ चुकी, अब तुम लोगों को तंग करना है। तो हमारा काफ़ी ज़्यादा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो गया, एक दूसरे के साथ मजाक भी करना, फन एक्टिविटीज़ भी करना, गेम्स भी खेलना। ज़ाहिर बोन फायर होती थी, हम उस चीज़ को भी इंजॉय करते थे, फूड को भी इंजॉय करते थे। तो वो आई थिंक एक लाइक पॉजिटिव आपको ना इमेज, मतलब पॉजिटिवली आपको ना बेहतर करता है जब
आप एक साथ फोन और इन सब चीजों से टाइम स्पेंड करते हैं, और जब ये फीमेल्स तो हो मैं अभी तो वो एक आपसे और ही अगला अलग होती सवाल है। करने वाली थी कि बगैर फ़ोन के ख़वातीन बैठी हों और आपको एक क्लियर स्काई देखने को मिल रहा हो, इतने खूबसूरत विजुअल्स हों, ये जो वीडियोस जो पिक्चर्स हैं ये तो बिल्कुल आई बिलीव कि जस्टिफाई नहीं कर रही होंगी उस खूबसूरती को, उस साइट को। सो हमें बताएं ना क्या देखा, कितना अच्छा एक्सपीरियंस था, बिकॉज आप टेक्नोलॉजी में हर वक्त उलझे रहते हैं हम यहाँ पर, तो वहाँ पर फ़ोन ना होना, एक अच्छा इन्वायरमेंट होना और सबसे बढ़कर खुली फ़िज़ा और ये सारी चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं फॉर अ चेंज। जी, इसमें एक तो ट्रैकिंग में मतलब ये होता है कि आपको स्टार्ट में इन्वायरमेंट और खुली फिजा ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा लाइक अच्छी लग रही होती हैं, लेकिन आप जब जैसे जैसे आप ना हाइट पे जाते जाते हैं ना तो खुली फिजा वाला कॉन्सेप्ट थोड़ा सा खत्म हो नैरो जाता डाउन है, होता रहता है, क्योंकि हाई एल्टीट्यूड होता है, ऑक्सीजन वहाँ पे होती नहीं है एंड आपका ऑक्सीजन रिलेटेड प्रेशर्स आते हैं, तो उसमें आपको ना थोड़ा सा लाइक आप मतलब इरिटेटिंग सा फील करते हैं, स्किन आपको ऐसे फील होती है कि कहीं पे लाइक आपको एलर्जी हो रही है या आपको ऐसे स्वेलिंग सी फेस पे फील होने लग जाती है। सुबह आप उठते हैं तो हल्का सा फ्लू और हेडेक होता है, बिकॉज आपको बॉडी को उस तरह से ऑक्सीजन मिल नहीं रही होती जितना हम नॉर्मली ह्यूमन बीइंग के लिए रिक्वायर्ड होती है। लेकिन वो लेकिन जो उसमें आपके सीन्स, आप सीनिक चीज़ें जो देखते हैं, माउंटेन्स को, क्लाउड्स को बहुत क्लोजली, नेचर को, तो वो ज़ाहिर है आप अपनी मतलब एक्चुअली जब आप चीज़ों को देखते हैं दैट इज़ डिफरेंट। कैमरा जो चीज़ें दिखाता है दैट इज़ एंटायरली डिफरेंट, लेकिन फ़ोन के बगैर टाइम गुजारना डिफ़िकल्ट होता है, बट मुझे मतलब बहुत अच्छा लगा बिकॉज एक ना आप मतलब अननेसेसरी जो आपकी नेगेटिव न्यूज़ हर तरफ से आ रही होती है आजकल, उससे अब इंसान की जान छुट गई एंड यू आर इन अ गुड एनवायरनमेंट विद अ गुड मूड, तो वो आपका डोपामाइन काफ़ी ज़्यादा हाई था। आप उस टाइम एक तो ट्रैक भी कर रहे हैं एक्सरसाइज की वजह से भी, और दूसरा आप पॉजिटिवली एक एनवायरनमेंट में भी हैं तो उसकी वजह से भी। दैट्स अमेजिंग। अच्छा, मैं इन द एंड आपसे जानना चाहूँगी, यानी आपकी इस बात से मैंने कहा कि जितना ये फैंसी और एक्साइटिंग लगता है वो है भी, लेकिन एट द सेम टाइम नहीं भी है, बिकॉज चैलेंजेस अपनी जगह मौजूद हैं। इन द एंड मिसाल हमारे प्लेटफॉर्म से बहुत सारी लड़कियाँ जो इस तरह के एडवेंचर्स के साथ थोड़ी रिलक्टेंट होती हैं, वो करना चाहती हैं, क्या आप उनको मैसेज देंगी? देखिए, बेसिकली मैं कहती हूँ कि एडवेंचर जो आपकी स्पोर्ट्स होती है ना, वो एक इटसेल्फ एक मतलब डिफ़िकल्ट चीज़ है, लेकिन इसको करने के लिए ना आप मतलब इस तरह नहीं कह सकते कि इट्स डिफ़िकल्ट और आप ना करें। मेरा ख़ुद ताल्लुक़ बलूचिस्तान से एक ऐसे प्रोविंस है जहाँ पे छोटी सी भी चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा फीमेल्स के लिए इशू क्रिएट किया जाता है। जब मैं आई हूँ और यहाँ पर इस चीज़ को एक चीज़ को प्रमोट कर रही हूँ, तो आई थिंक हर प्रोविंस से लड़की आ सकती है, जब मेरे प्रोविंस से कोई आके एडवेंचर स्पोर्ट्स को प्रमोट कर सकता है। लवली, थैंक यू वेरी मच मिशाल, बहुत शुक्रिया कि आपने हमें वक्त दिया। मिशाल खान हमारे साथ मौजूद थी जी, अपनी इस ट्रैकिंग और मुहिम जो ये एडवेंचर स्पोर्ट जिसका वो जिक्र कर रही थी, उसके चैलेंजेस और उसकी एक्साइटिंग बातों के हवाले से हमें बताई थी। हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक जी। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में आपको खुश आमदीद कहेंगे। इस वक्त शेफ़ अब्दुल्ला कमर हमारे साथ किचन में मौजूद हैं, उनको हम खुश आमदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप अब्दुल्ला? मैं ठीक, आप बताएं। बिल्कुल ठीक। क्या बनाया आज आपने? मैंने टोर्टिया रैप बनाया। ठीक है। मैंने सबसे पहले चिकन को कुक किया था, उसके अंदर मैंने रेड चिली, ब्लैक पेपर, सॉल्ट, पेपरिका, गार्लिक पाउडर और साथ में थोड़ा विनेगर डाल के मैंने उसको ऑयल में कुक किया। ठीक है। फिर उसके अंदर मैंने कैप्सिकम डाल दी चॉप की हुई, तो वो चिकन मेरा रेडी हो गया। ओके। साथ में मैंने ये मेयो सॉस बनाई है, जिसके अंदर मैंने मेयोनीज लिया, गार्लिक पाउडर लिया, ओके। ब्लैक पेपर लिया, और साथ में मैंने उसको थोड़ा सा ऑयल डाल के उसको जो है ना सॉस रेडी कर लिया। ठीक है। ये मैंने साथ में एक सराचा सॉस बनाई है, जिसके अंदर मैंने सराचा सॉस, मेयोनीज और विनेगर डाला। ठीक है। वो मिक्स किया। उसके बाद मैंने टोर्टिया रैप के अंदर पहले अपनी ये मेयो सॉस लगाई है, फिर अंदर कैबेज लगाई है, और फिर चिकन को लगा के चीज़ का स्लाइस रखा है, फिर उसको मैंने बटर के साथ थोड़ा सा ग्रिल कर लिया। ओके, और ये हमारे रैप्स रेडी हो गए। इसको ज़रा वहाँ पे प्लीज़ रखिएगा ताकि हमारे कैमरे मैन इसको दिखा भी सकें। जनाब अब्दुल्ला कमर ने हमें क्विक सी रेसिपी बता दी और ये इसकी फाइनल प्रेजेंटेशन है। साथ ही उन्होंने गार्लिक सॉस भी रेडी की है और सराचा सॉस भी रेडी किया है। थैंक यू वेरी मच अब्दुल्ला, बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लाए, इतनी अच्छी रेसिपी आपने हमारे साथ शेयर की। आजकल जी सोशल मीडिया के ऊपर
एक जो सप्लीमेंट के लिए बड़ा वायरल हुआ है, जो कि मुझे नहीं पता, मेरी टीम मेंबर जैनब को बहुत पता चल गया था, तो उन्होंने कहा कि आज हम इस पे अर्मिला बात करेंगे। तो मैं आज बात करूंगी और अपनी जो न्यूट्रिशनिस्ट है उनसे ज़रा जानने की कोशिश करूंगी। मैग्नीशियम ग्लिसरेट एक बहुत ही वायरल सप्लीमेंट है जी, जो हर तरफ इसका बड़ा जिक्र हो रहा है, लोग इसको अपनी रूटीन का हिस्सा बना चुके हैं। और ये सप्लीमेंट आपकी जो मैग्नीशियम है उसकी कमी को दूर करता है आपकी बॉडी के अंदर, और इसके फ़वाइद अगर बात कीजिए तो नींद है, मसल्स की जो पेन है या सेहत है वो बेहतर हो रही है, और मजमूई तौर पे ओवरऑल जो पीस है वो मेंटेन हो रहा है। अगर आज हम इसके हवाले से बात करें तो मैं ज़रा जानना चाहूँगी कि क्या ये सप्लीमेंट सेफ़ है, जो क्योंकि हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली बहुत जल्दी चीज़ें सोशल मीडिया के ऊपर वायरल होती हैं, फिर बाद में एहसास होता है कि हमारी सेहत के लिए अच्छी नहीं है। तो हुरिया अरूज हमारे साथ मौजूद है, उनको हम खुशामदीद कहते हैं। हुरिया अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह फाइन। हुरिया ज़रा बताएं, ये जो सप्लीमेंट है जिसका मेरी जो टीम मेंबर है जैनब, उनको लग रहा है कि बड़ा वायरल चल रहा है आजकल और ये लोग बहुत इस्तेमाल करें, इज़ इट सेफ़? बिल्कुल, मैग्नीशियम ग्लिसरेट आजकल बहुत वायरल हुआ है। ऑलरेडी ये मार्केट में चल रहा था, लेकिन क्योंकि पाकिस्तानी मैन्युफैक्चरिंग नहीं थी तो एक्सपेंसिव था प्राइस में। क्योंकि अब आजकल बहुत सारी कंपनीज़ ने, नाम नहीं लेंगे लेकिन कुछ कंपनीज़ ने इसको काफ़ी ज़्यादा इसकी मार्केटिंग स्ट्रॉन्ग की हुई है और ये सेफ़ है लेने के लिए। थोड़ा सा मैं मैग्नीशियम के बारे में पहले तो बताती हूँ कि मैग्नीशियम होता क्या है। मैग्नीशियम बेसिकली एक मिनरल होता है जिसकी फर्दर आगे टाइप्स होती हैं। मार्केट में जो चल रहा सप्लीमेंट है जो बहुत ज़्यादा रीज़नेबल प्राइस में, कम कॉस्ट में मिल जाता है, वो ऑक्साइड होता है, चीपेस्ट होता है, बॉडी में इतना अच्छा अब्जॉर्ब भी नहीं होता, और जो उसने फंक्शंस परफॉर्म करने होते हैं स्लीप के, एग्जाइटी, डिप्रेशन, मसल्स के रिगार्डिंग, वो भी इतना अच्छा परफॉर्म नहीं करता। देन कमिंग टूवर्ड्स सेकंड फॉर्म इसकी जो है सिट्रेट है। सिट्रेट बहुत अच्छी होती है, ठीक है, इसकी एब्जॉर्प्शन अच्छी होती है। ये स्पेसिफिकली कॉन्स्टिपेशन के पेशेंट्स को दिया जाता है, मैग्नीशियम सिट्रेट। देन जो मोस्ट इफेक्टिव फॉर्म है जो मार्केट में आजकल इन भी है, जिसकी हम बात कर रहे हैं, मैग्नीशियम ग्लिसरेट है। मैग्नीशियम ग्लिसरेट बेसिकली ऐसा मिनरल है, ऐसा सप्लीमेंट की क्लास में एक ऐसा मिनरल आता है जो कि हमारी बॉडी के अंदर इसके बहुत सारे फंक्शंस भी हैं, लेकिन साथ साथ जैसे आपने अभी खुद भी साथ बताया कि ये स्लीप, एग्जाइटी, डिप्रेशन में भी काम करता है। तो डिपेंडिंग अपॉन इट्स डोज, ठीक है, इसकी डोजेज पे, इसकी क्वांटिटी पे, ठीक है, इसकी सर्विंग पे, कि आपने डेली बेसिस पे इसको कितना इसके ग्राम्स आपकी बॉडी को नीड है, तो उसके अकॉर्डिंग इसको आप यूज़ कर सकते हैं। सेफेस्ट होता है, लेकिन अगेन ये बात है कि इसकी डोजेज पे डिपेंड करता है। किसी एक्सपर्ट से ओपिनियन लेना बड़ा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे ऐसे मिनरल्स, वाइटामिन्स होते हैं जिनकी कमी होती है, लेकिन उसकी एक सर्टन कमी होती है, उसको फुलफिल करने के लिए सर्टन अमाउंट आपकी बॉडी को रिक्वायर्ड होती है। कभी कभी हम ओवरडोज भी कर लेते हैं। हमने कैल्शियम और दीगर सप्लीमेंट्स का भी मैं हुरिया आपको जिक्र करूँगी, क्योंकि ये तो एक वायरल सप्लीमेंट है। हमने एक ओजेम्पिक सुना, बड़ा वायरल हुआ, लोगों ने इस्तेमाल किया, उसको आके बात की, बहुत सारे लोग तो बात भी नहीं करते, और बाद में उसके साइड इफ़ेक्ट्स के हवाले से देखा जाए तो इट्स गेटिंग वर्स्ट। बहुत सारे लोग कंप्लेन कर रहे हैं कि उसके इम्पैक्ट आना शुरू हो गए। सो समहाउ ये क्या इंटरनेशनली चीज़, ये सप्लीमेंट प्रैक्टिस हो रहा है, दिया जा रहा है लोगों को? मैग्नीशियम की बात करें, अच्छा, मैग्नीशियम ग्लिसरेट इंटरनेशनली भी यूज़ हो रहा है। मैंने जैसे पहले बताया कि ये पहले इंटरनेशनल मार्केट का ही पार्ट था, क्योंकि अभी ये पाकिस्तान ने खुद कुछ ब्रांड्स ने पाकिस्तान में लॉन्च किया है, लोकली मैन्युफैक्चर किया है इसको पाकिस्तान में, और ये सेफ़ है। अच्छा, मैं इसकी सिम्टम्स बताती हूँ। कुछ लोगों को ये नहीं पता होता कि हमें, लोग इसको ना सिर्फ डिप्रेशन से और एग्जाइटी से रिलेट करते हैं कि हम सिर्फ इन्हीं दो कंडीशंस में इसको यूज़ करें, ऐसा नहीं है। बेसिकली जो मैग्नीशियम है ये स्पेसिफिकली इसके अंदर इतनी प्रॉपर्टीज़ हैं कि आप इसको स्लीप और डिप्रेशन के अलावा भी अगर यूज़ करें तो आप इसको डेली बेसिस पे अपनी फटीग टायर्डनेस को, ठीक है, करने के लिए। इसके अलावा अगर कोई टाइप 2 डायबिटीज़ का पेशेंट है जिसको नमनेस होती है, हाथ पाँव सुन हो जाना जिसे कहते हैं, ठीक है, मसल क्रैम्पिंग का इशू होता है। आजकल कोई ऐसा पर्सन नहीं है जो जॉब कर रहा हो या वर्किंग उसकी सिटिंग वाली हो तो उसको कोई मसल्स या नर्व्स का इशू ना हो, ठीक है। आपको शोल्डर के मसल्स का इशू होता है, आपको लोअर लेग्स का इशू, टिंगलिंग सेंसेशन होती है, हाथ पाँव सुन होने का जिसे इशू कहते हैं, उसमें ये बहुत इफेक्टिवली काम करता है। रेदर देन दिस, ये ब्रेन को एक्टिव करने के लिए, वो जो इसको रिलेट किया जाता है ना इंसोम्निया और एग्जाइटी से, तो डेफिनेटली ये ब्रेन के जो हमारे न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, गाबा रिसेप्टर्स जिसे कहते हैं, जो कि अल्टीमेटली, इसको शॉर्ट फॉर्म में रखती हूँ मैं, जो अल्टीमेटली जाके आपके कोर्टिसोल हार्मोन होता है, जो स्ट्रेस हार्मोन होता है, उसको रिड्यूस करता है और डोपामिन को इंक्रीज़ करता है, जो आपका हैप्पी हार्मोन होता है। तो
तो ये अल्टीमेटली इसका क्या जाके फर्दर एट द एंड जो रिजल्ट होगा वो ये होगा कि आपके स्ट्रेस को, आपकी एग्जाइटी को ये ब्रेन के एक्टिव रखने की वजह से कम करता है, रिड्यूस करता है। ठीक हो गया। तो हमारे पास कोई नेचुरल सोर्सेज हैं इस मैग्नीशियम के जो हमारी बॉडी में समटाइम्स कंप्लेन कर रहे होते हैं लेकिन डेफिशिएंसी है? हाँ बिल्कुल है, मैग्नीशियम डाइट से मिल सकता है। इसके जो डाइट सोर्सेज हैं, जो फूड से इसके सोर्सेज हैं, ग्रीन लीफी जितनी सब्ज़ पत्तों वाली सब्जियां होती हैं जिसमें पालक है, मेथी है, जितनी भी ग्रीन लीफी हैं, ठीक है, वो सब इसका बहुत अच्छा सोर्स है। आप इसको सैलड में इंटेक कर सकते हैं, ठीक है, जो ग्रीन्स का इंटेक में बात कर रही हूँ, रेदर देन डार्क चॉकलेट्स में मैग्नीशियम बहुत अच्छा होता है। मोस्टली हमारी प्रैक्टिस में भी ऐसा है कि अगर किसी को स्ट्रेस एग्जाइटी हो या फीमेल में स्पेसिफिकली कोई किसी तरह से कोई बहुत ज़्यादा इशू चल रहा हो, एग्जाइटी का नहीं कम हो रहा, नींद नहीं आ रही, तो कहा जाता है कि डार्क चॉकलेट खा लो। अच्छा, इससे आपको नींद अच्छी आ जाएगी। वो अच्छा, डार्क चॉकलेट से नींद अच्छी आती है? ये की ऑपोजिट होता है? नहीं, नींद उड़ जाती है? नहीं, ऐसा नहीं है। बेसिकली इसमें मैग्नीशियम अच्छा होता है, ये स्ट्रेस को कम करता है ना। मैग्नीशियम कोई वो नहीं है कि हम कहें कि कोई मैजिकल या कुछ इस तरह से नहीं कह सकते। स्पेसिफिकली इसका काम ब्रेन में जाके आपके हार्मोन्स को बैलेंस करना है। ओके, ठीक है, स्ट्रेस हार्मोन्स को बैलेंस करना है। तो ये आपके जब स्ट्रेस आपको डेफिनेटली रिलीव करेगा तो अल्टीमेटली आपको नींद या जो भी आप काम कर रहे होंगे उसमें आपको प्रॉपर जो है ना वो ये असिस्ट करेगा, ये चीज़ है, मिलेगी। यानी हम ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स की बात करें? जी, मैं इसको कंटिन्यू करती हूँ। इसमें स्पेसिफिकली ग्रीन लीफी वेजिटेबल इसका अच्छा सोर्स है, डार्क चॉकलेट इसका अच्छा सोर्स है, बनानाज में बहुत अच्छा होता है। अच्छा, मैंने लास्ट वीक बताया था कि पोटाशियम बीपी के पेशेंट के लिए बनानाज में आप ले सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा इसमें मैग्नीशियम बहुत अच्छी क्वांटिटी में होता है, ठीक है। इसके अलावा नट्स की जितनी फैमिली है, जिसमें वॉलनट आता है, जिसमें आलमंड आता है, ठीक है, जितने भी नट्स की फैमिली में जो हमारे नट्स हैं उसमें ये बहुत अच्छी क्वांटिटी में होता है। डाइट से मिल सकता है बट डिपेंडिंग अपॉन अगेन कि आप डाइट किस टाइम खा रहे हैं, फूड किस टाइम ले रहे हैं। अगर आपने दिन के टाइम लेना है ग्रीन लीफी वेजिटेबल, आप रात में ले रहे हैं तब नहीं मिलता, अब्जॉर्प्शन प्रॉपर नहीं होती। तो जो सप्लीमेंट की हम बात कर रहे हैं स्पेसिफिकली आप डेली लाइफ में यूज़ कर सकते हैं अगेन, और किसी भी डाइटिशियन या किसी डॉक्टर की कंसल्टेशन के साथ। उसकी भी डोज बड़ी डिपेंड करती है, सप्लीमेंट हो, मेडिसिन हो, जो भी चीज़ आप इस्तेमाल कर रहे हैं डेफिनेटली उसकी अगर डोज आपकी बॉडी को जितनी आपको चाहिए, डेफिशिएंसी जितनी आपको हुई है उसके अकॉर्डिंग ही मिल रही है तो वो ओवरकम होता है। ठीक हो गया। अच्छा हुरिया, मोस्ट ऑफ द टाइम बहुत सारे लोग, मैंने अभी जैसे पहले भी जिक्र किया, रियली वांट कि आप इस चीज़ को भी मेंशन करें कि हम लोग बहुत सारे सप्लीमेंट्स ऐसे ही ले रहे होते हैं विदाउट प्रिस्क्रिप्शन, या कोई न्यूट्रिशनिस्ट या डॉक्टर नहीं रिकमेंड करा, बट फलाना खाता था उसको कैल्शियम की कमी थी, फलाना खाता था उसको विटामिन डी की कमी थी, हमने अपने टेस्ट नहीं कराने, हमने ऐसे खाए जाना है। बिल्कुल, तो ये भी खतरनाक होता है, इधर हमें डराए ना। अच्छा, जो कैल्शियम कंटेनिंग या मैग्नीशियम कंटेनिंग जितने भी सप्लीमेंट है या मल्टीविटामिन्स की बात कर लेते हैं, अगर आप खुद से खा रहे हैं तो डेफिनेटली इसमें एज फैक्टर डिपेंड करता है, आपकी बॉडी की वीकनेसेस इसमें डिपेंड करती हैं कि आपको क्या सिम्टम्स अपेयर हो रहे हैं तो आपने स्टार्ट किया है। अच्छा, यूजुअली जो स्टडीज़ के अकॉर्डिंग मैं बता देती हूँ, कोई भी सप्लीमेंट अगर आपने स्टार्ट करना है, अगर आपकी बॉडी लेथार्जिक, इंसोमनिया या एग्जाइटी या कोई बाल गिर रहे हैं, कोई इस तरह का स्पेसिफिक इशू, और उसके लिए कोई भी मैं नाम नहीं लूँगी, कोई भी सप्लीमेंट आप स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो उसको स्टार्ट करने का एक ड्यूरेशन होता है। आप पहले तो कोशिश करें डाइट से कंप्लीट करें। 20 साल या 21-22 साल की जो उम्र होती है उसमें आपकी खुराक आपको बहुत अच्छे जो है ना न्यूट्रिएंट्स, विटामिन्स, मिनरल्स दे रही होती है। लेकिन अगर आप फर्दर 25 साल 30 साल की एज में आ जाते हैं तो आप डेली बेसिस पे एक सप्लीमेंट एडिशन कर सकते हैं अपनी लाइफ में, ठीक है, लेकिन उसको भी अगेन 3 मंथ्स तक कंटिन्यू खाना होता है तो वो जाके इफेक्ट करता है। ठीक है, क्योंकि ये नेचुरल सोर्स होते हैं ना, ये इसमें कोई सिंथेटिकली या कोई केमिकली कोई चीज़ इस तरह से प्रिजर्वेटिव वगैरह कुछ नहीं इस तरह का ऐड किया हुआ होता। तो इसलिए स्पेसिफिकली इसको 3 मंथ्स का इसका होता है कि आपने मिनिमम 3 मंथ्स इसको कंटिन्यू रखना है, फिर जाके बॉडी में आपके डिफरेंसेस नजर आते हैं। थैंक यू वेरी मच हुरिया, बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लाई। हुरिया अरूज हमारे साथ मौजूद थी जी। मैग्नीशियम ग्लिसरेट एक सप्लीमेंट है जो कि ग्लोबली ऑलरेडी अवेलेबल था, लोग इसको खा रहे थे। पाकिस्तान में मुख्तलिफ कंपनीज बना रही हैं इनके मुताबिक, और वो सेफ़ है और बहुत सारी चीज़ों को बेहतर भी करता है। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, जब तक कोई आपको प्रिस्क्राइब ना करे, रिकमेंड ना करे, तब तक आप इसको खुद से इसकी कोई भी डोज ना लें। और ये जो वायरल हमारे ट्रेंड्स चल रहे होते हैं, इस पे जाकर अपनी सेहत के साथ कुछ भी करने की कोशिश ना करें अनटिल अनलेस इट्स वेरीफाइड या प्रिस्क्राइब्ड बाय अ डॉक्टर। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, क्योंकि हम बहुत सारी चीज़ें सोशल मीडिया के ऊपर देखते हैं वीडियोस की शक्ल में, कोई इन्फ्लुएंसर, कोई सेलिब्रिटी रिकमेंड कर रहा होता है, जैसे हम उस दिन IV ड्रिप्स का जिक्र कर रहे थे, और हम लगवाने लग जाते हैं। ये नहीं देखते कि हमारी बॉडी को उसकी ज़रूरत है भी या नहीं। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अपनी बॉडी की नीड को समझें। अगर उसको ज़रूरत है तो डॉक्टर आपको बता देगा, नहीं ज़रूरत तो आपको किसी वायरल ट्रेंड में आके अपने आप को ख़राब करने की ज़रूरत नहीं है। हुरिया अरूज हमारे साथ मौजूद थी जी। उम्मीद करते हैं आपको आज का हमारा शो पसंद आया होगा। फीडबैक आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पे लाजमी दीजिएगा। मेरी आपसे मुलाकात होगी कल, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।